कहानी की शुरुआत आर्नल्ड से होती है, जो किंगडम का 7वां राजकुमार है। दुनिया की नजरों में ये एक नंबर का कामचोर इंसान है, जो अपने जुड़वा भाई 8वें राजकुमार लियोनार्ड से बिल्कुल अलग है। लोग सोचते हैं कि ये बस शाही टुकड़ों पर पलने वाला एक आलसी लड़का है, पर असली भौकाल तो तब मचता है जब आर्नल्ड छुपकर अपना लोहे का भारी मास्क पहनता है, क्योंकि तब वो बन जाता है सिल्वर, एक ऐसा लेजेंडरी एडवेंचरर जिसका नाम ही दुश्मनों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। आज भी हमारा लौंडा चुपके से एक खतरनाक मिशन निपटाने के लिए खिसक रहा था कि तभी उसका पर्सनल बटलर सेबेस्टियन बिल्कुल किसी भूत की तरह उसके पीछे प्रकट हो जाता है और उसे तुरंत वापस लौटने का ऑर्डर देता है। आर्नल्ड चिढ़कर कहता है, अबे यार, तू हमेशा महल में ऐसे क्यों चलता है जैसे कोई साया हो, हार्ट अटैक दिलवाएगा क्या? पर सेबेस्टियन के चेहरे पर 12 बजे हुए थे और उसके पास एक बहुत ही सीरियस खबर थी। जनरल डोमिनिक का गेम बजा दिया गया है। मौत के बारे में अभी ज्यादा डिटेल्स तो नहीं है, पर सेबेस्टियन का सीधा इशारा था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक असैसिनेशन है और दरबार वाले जानबूझकर इसकी ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। आर्नल्ड तुरंत इस पॉलिटिक्स की गहराई समझ जाता है। डोमिनिक कोई ऐरा गहरा इंसान नहीं था, वो उन गिने चुने लोगों में से था जो खुलेआम सिंहासन की लड़ाई में आर्नल्ड के छोटे भाई प्रिंस लियोनार्ड को सपोर्ट कर रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वोगल महाद्वीप की राजधानी एड्रेसिया के वर्थ एडवेंचरर्स गिल्ड में। जैसे ही सिल्वर गिल्ड के भारी दरवाजे धकेलकर अंदर कदम रखता है, पूरे गिल्ड में एकदम से सन्नाटा छा जाता है और फिर भयंकर शोर मच जाता है, क्योंकि वो अभी अभी अकेले ही मिनटॉर किंग का सींग लेकर लौटा है, एक ऐसा खूंखार मॉन्स्टर जिसने इससे पहले पूरी की पूरी ए रैंक पार्टी को सीधा पाताल लोक पहुंचा दिया था। रिसेप्शनिस्ट तो सिल्वर को देखकर मन ही मन पिघल रही थी, क्योंकि पूरे कॉन्टिनेंट के टॉप 5 सबसे स्ट्रॉन्ग एडवेंचर्स में से एक साक्षात उसके सामने खड़ा था। अपना रिवॉर्ड लेने के बाद सिल्वर रजनीकांत स्टाइल में कुछ पैसे काउंटर पर फेंकता है और कहता है कि आज गिल्ड में सबकी दारू मेरी तरफ से। इस पर सब उसे चेयर करने लगते हैं। जाने से पहले वो पूरे एटीट्यूड में कहता है कि अगली बार उसके लिए सबसे टफ और जानलेवा क्वेस्ट ही बचा कर रखना। अपना सिल्वर वाला मास्क उतारने के बाद आर्नल्ड वापस अपने उसी नल्ले राजकुमार वाले अवतार में आ जाता है और पर्दे के पीछे से अपना असली गेम शुरू करने की तैयारी करता है। रॉयल स्वॉर्ड पैलेस के एक सीक्रेट कमरे में आर्नल्ड की मुलाकात अपने भाई लियोनार्ड, बटलर सेबेस्टियन और अपनी मेड मैरी विल्के से होती है। जनरल डोमिनिक की बेरहम मौत से लियोनार्ड अंदर तक हिल चुका है, क्योंकि वो अच्छे से समझता है कि जनरल की जान सिर्फ इसलिए गई क्योंकि वो उसकी साइड खड़ा था। आर्नल्ड को पूरा शक है कि इसके पीछे पक्का उनके बाकी सौतेले भाई बहनों में से किसी का हाथ है, जैसे एरिक, जैंड्रा या गॉर्डन, क्योंकि ये सब सिंहासन के भूखे भेड़िए हैं। पर लियोनार्ड इस गंदी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना चाहता। उसे डर है कि गद्दी के चक्कर में रॉयल फैमिली के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। ये सुनकर आर्नल्ड उसे कड़क रियलिटी चेक देता है। वो सीधा उसकी आंखों में देखकर कहता है, बेटा, अगर तूने लड़ने से मना किया तो आज नहीं तो कल मौत तेरे दरवाजे पर जरूर आएगी, और सिर्फ तू नहीं, मैं और हमारी माँ भी लपेटे में आ जाएंगे। इस गेम में या तो तुम राजा बनते हो या मुर्दा। इन कड़वे शब्दों से आखिरकार लियोनार्ड की आंखें खुलती हैं। वो अपनी बेवकूफी के लिए माफी मांगता है और डिसाइड करता है कि अब वो भी सिंहासन के लिए पूरी ताकत से लड़ेगा। आर्नल्ड उसे प्रॉमिस करता है कि वो हर कदम पर उसका साथ देगा। पहला स्टेप ये था कि लियोनार्ड को इतनी पावर इकट्ठी करनी होगी कि कोई ऐरा गैरा उसे धमकी न दे सके, जबकि आर्नल्ड पर्दे के पीछे से छुपकर उनके लिए पावरफुल एलाइज ढूंढेगा। पर आर्नल्ड उसे वार्न भी करता है कि ज्यादातर बड़े नोबल्स पहले ही टॉप 3 कैंडिडेट्स के पाले में जा चुके हैं। लियोनार्ड अपने भाई को थैंक्स कहता है और बोलता है कि सच कहूं तो राजा बनने की सारी क्वालिटीज तुम्हारे अंदर है, मुझे नहीं, तुम्हें गद्दी पर बैठना चाहिए। आर्नल्ड इस आइडिया को तुरंत रिजेक्ट कर देता है। उसका लाइफ प्लान एकदम सिंपल था, मस्त आराम से जियो, अंधी दौलत उड़ाओ और एक खूबसूरत बीवी लाओ और इन सारी मगजमारी से दूर रहो। पर इस सुकून भरी जिंदगी के लिए उसे लियोनार्ड को राजा बनाना ही पड़ेगा। तभी सेबेस्टियन पूछता है कि आर्नल्ड अपनी सिल्वर वाली आइडेंटिटी दुनिया के सामने रिवील क्यों नहीं कर देता। आर्नल्ड तुरंत मना कर देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि उनके खानदान का एक पूर्वज बहुत पहले एंशिएंट मैजिक यानी प्राचीन जादू के चक्कर में पागल हो गया था। तब से रॉयल फैमिली में एंशिएंट मैजिक को काले जादू की तरह बैन कर दिया गया है, और बदकिस्मती से सिल्वर जिस खूंखार पावर का इस्तेमाल करता है वो एंशिएंट मैजिक ही है। अगर उसकी सच्चाई बाहर आई तो लोग उसे हीरो नहीं बल्कि रॉयल खानदान का क्रिमिनल घोषित कर देंगे। इसके अलावा अगर लोगों को पता चला कि लियोनार्ड का अपना सगा भाई पर्दे के पीछे से गेम खेल रहा है तो लोग लियोनार्ड की काबिलियत पर ही शक करने लगेंगे। फिलहाल के लिए एक नल्ले राजकुमार का मुखौटा ज्यादा काम का है और सिल्वर की आइडेंटिटी उनका आखिरी तुरुप का इक्का रहेगी। आर्नल्ड फिर सेबास्टियन से पूछता है कि क्या कोई ऐसी ड्यूक फैमिली बची है जिसने अभी तक किसी की साइड नहीं ली।
सेबेस्टियन तुरंत क्लाइनेट फैमिली का नाम लेता है। ये बहुत ही इज्जतदार और अमीर खानदान है, पर आजकल इनके इलाके में मॉन्स्टर्स ने भयंकर आतंक मचा रखा है। वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे, इसलिए वो अभी तक सिंहासन की राजनीति से दूर है। ये सुनते ही आर्नल्ड के खुराफाती दिमाग में एक तगड़ा प्लान बनता है। वो मार्केट में ये बात फैलाना चाहता है कि प्रिंस लियोनार्ड ने खुद क्लाइनेट फैमिली की मदद के लिए सिल्वर को रिक्वेस्ट करके भेजा है। अगर ये प्लान सक्सेसफुल हुआ तो ड्यूक क्लाइनेट लियोनार्ड के जिंदगी भर के कर्जदार हो जाएंगे। सेबेस्टियन को टेंशन होती है कि एक राजकुमार किसी एसएस रैंक एडवेंचरर को ऑर्डर दे सकता है तो क्लाइनेट फैमिली बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाएगी और आर्नल्ड का राज भी खुल जाएगा। पर आर्नल्ड कहता है कि यही डर और सतर्कता तो हमें चाहिए। उनके दुश्मनों को जितना लगेगा कि सिल्वर लियोनार्ड के साथ है, वो उतना ही लियोनार्ड पर सीधा हमला करने से खौफ खाएंगे। जाने से पहले सेबेस्टियन उसे ड्यूक क्लाइनेट की बेटी फीने से बचकर रहने की वार्निंग देता है। वो कहता है कि कहीं उसकी खूबसूरती देखकर पिघल मत जाना। आर्नल्ड चिढ़ जाता है और सीना तान कर कहता है कि टेंशन मत ले, तेरा भाई एकदम सख्त लौंडा है, किसी लड़की के चक्कर में अपना फोकस नहीं खोएगा। तुम लोग कमेंट करके बताओ, क्या आर्नल्ड सच में सख्त लौंडा रह पाएगा या फीने को देखकर पिघल जाएगा। इसके बाद आर्नल्ड अपनी सिल्वर वाली आइडेंटिटी में क्लाइनेट मैंशन पहुंचता है और ड्यूक से मिलने की डिमांड करता है, पर उसे अटेंड करने के लिए लेडी फीने का बड़ा भाई आता है। वो सिल्वर को अंदर जाने से साफ मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि ये कोई बहरूपिया है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि सिल्वर जैसा बड़ा आदमी आता तो गिल्ड वाले पहले ही ढिंडोरा पीटकर नोटिस भेज देते, चल निकल यहाँ से। सिल्वर प्रूफ के तौर पर अपना एडवेंचरर कार्ड दिखाने की कोशिश करता है, पर वो घमंडी आदमी उसे देखने से ही मना कर देता है और उसे भगाने लगता है। लेकिन सच बताऊं, आनंद यही तो चाहता था। वो मन ही मन मुस्कुराता है क्योंकि इस बेवकूफ ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। वहां से जाने से पहले सिल्वर जानबूझकर एक बहुत ही खौफनाक और भारी चेतावनी उनके मुंह पर मारकर निकल जाता है ताकि उन्हें बाद में अपनी गलती का तगड़ा एहसास हो। मैं यहाँ प्रिंस लियोनार्ड के हुक्म पर आया था, अपने ड्यूक बाप को बताना कि क्लाइनेट फैमिली ने सिर्फ एडवेंचरर सिल्वर की नहीं बल्कि उस राजकुमार की भी बेइज्जती की है जिसने मुझे भेजा था। तभी सिल्वर की नज़र खिड़की पर खड़ी लेडी फीने पर पड़ती है। उसकी खूबसूरती देखकर आर्नोल्ड सच में सुन रह जाता है, पर अभी आशिकी करने का टाइम नहीं था। आर्नोल्ड तुरंत सेबेस्टियन के पास लौटता है और ऑर्डर देता है, तुरंत क्लाइनेट टेरिटरी चलने की तैयारी करो। सेबेस्टियन चकरा जाता है कि अभी तो वहां से आए हैं। आर्नोल्ड शैतानी स्माइल के साथ अपनी चाल समझाता है। वहां से जिसे भगाया गया वो सिल्वर था, पर अब जो जवाब मांगेगा वो 7वां राजकुमार आर्नोल्ड होगा। आर्नोल्ड ने क्लाइनेट फैमिली को फंसाने के लिए एक तगड़ा पॉलिटिकल जाल बिछा दिया था। हालांकि वो टेलीपोर्टेशन से एक झटके में पहुंच सकता था, पर दुनिया की नज़रों में अपना दिखावा मेंटेन रखने के लिए वो जानबूझकर 5 दिन बग्घी में सफ़र करके वहां पहुंचता है। 5 दिन बाद आर्नोल्ड की मुलाकात ड्यूक एल्मर से होती है, जिसने उसे 10 साल की उम्र के बाद से नहीं देखा था। ड्यूक के कुछ पूछने से पहले ही आर्नोल्ड सीधा एक डिमांड रखता है, मुआवजा। आर्नोल्ड एक नाराज राजकुमार की एक्टिंग करते हुए चिल्लाता है, प्रिंस लियोनार्ड ने तुम पर इतना भरोसा किया कि अपनी गद्दी की लड़ाई छोड़कर तुम्हारी मदद के लिए एसएस रैंक एडवेंचरर सिल्वर को भेजा। सिल्वर के पास टेलीपोर्टेशन का जादू है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो यहाँ ना आया हो। ये सुनकर ड्यूक कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे अपने नालायक बेटे की इस हरकत का कुछ नहीं पता था। सेबेस्टियन बिचौलिए का नाटक करते हुए कहता है कि ड्यूक को सच में कुछ नहीं पता, पर आर्नोल्ड उसे दबाता रहता है और उस पर एहसान फरामोश होने और एक राजकुमार को झूठा साबित करने का इल्जाम लगाता है। आखिरकार ड्यूक अपने बेटे को घसीट कर लाता है और माफी मंगवाता है। आर्नोल्ड ने अपनी परफॉर्मेंस से क्लाइनेट फैमिली की गलती को एक परफेक्ट ट्रैप में बदल दिया और इज्जतदार ड्यूक को अपने और लियोनार्ड के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। तभी लेडी फीने वहां आती है और अपनी फैमिली की गलती सुधारने के लिए खुद को मुआवजे के तौर पर पेश करती है। माहौल देखकर आर्नोल्ड दयालु बनने का नाटक करता है और मासूमों की जान बचाने के लिए सिल्वर से रिक्वेस्ट करता है और तभी सिल्वर वहां प्रकट हो जाता है। फीने के सामने सिल्वर जानबूझकर कहता है कि वो ये काम सिर्फ क्लाइनेट फैमिली की इज्जत रखने के लिए कर रहा है। फीने इमोशनल होकर प्रॉमिस करती है कि वो उसे निराश नहीं करेगी। फीने को लगता है कि आर्नोल्ड ने सच में अपना सर झुकाकर मदद मांगी है, पर अकेले में आर्नोल्ड और सेबेस्टियन की बात से राज खुलता है कि ये पूरी नेगोशिएशन एक नाटक था। आर्नोल्ड ने इल्यूजन मैजिक से एक नकली सिल्वर बनाया था ताकि वो फीने को बेवकूफ़ बना सके। आर्नोल्ड बहुत खुश था कि उसने फीने को लियोनार्ड की साइड कर लिया है। थोड़ी देर बाद फीने उसे थैंक्स कहने आती है। आर्नोल्ड रूड बिहेव करते हुए कहता है कि उसने ये सिर्फ अपने फायदे के लिए किया है, पर फीने अभी भी मानती है कि उसने लोगों के लिए अपना सर झुकाया है। वो सच्चे दिल से माफी मांगती है कि उसने उसे एक डरावना इंसान समझ लिया था। फीने की नज़रों में अब इस नल्ले राजकुमार की इमेज बदल चुकी थी। बाद में सेबेस्टियन आर्नोल्ड को चिढ़ाता है कि फीने की स्माइल देखकर उसे बचपन की कोई अच्छी याद आ गई होगी, पर आर्नोल्ड बटलर को तुरंत चुप करा देता है। असली मुद्दा मॉन्स्टर्स थे। आर्नोल्ड बताता है कि वहां गई 2 बी रैंक और 4 ए रैंक एडवेंचरर्स की टीम इसलिए हार रही है क्योंकि वहां एक विशालकाय मदर स्लाइम है जो लगातार नए स्लाइम पैदा कर रही है।
अपने सिल्वर अवतार में आर्नोल्ड मॉन्स्टर वाले इलाके में पहुंचकर एबल की टीम से मिलता है। एबल बहुत शर्मिंदा था कि उसे पीछे हटना पड़ रहा है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो एडवेंचरर कहलाने के लायक नहीं है। फीमेल एडवेंचरर लिन्फिया मानती है कि मदर स्लाइम बहुत बड़ी है और उनकी टीम एक जोरदार हमला करके उसे नहीं मार सकती, इसलिए पीछे हटने के सिवा कोई चारा नहीं है। सिल्वर उन्हें चॉइस देता है, या तो मुझे संभालने दो या मैं गिल्ड में जाकर इमरजेंसी क्वेस्ट इशू करवाता हूं। अपनी लिमिट समझते हुए एबल लड़ाई सिल्वर को सौंप देता है। सिल्वर घमंड दिखाने के बजाय उनकी मेहनत की तारीफ करता है। वो कहता है कि उनके अटैक्स की वजह से ही तबाही आगे नहीं बढ़ी। एक एसएस रैंक एडवेंचरर से तारीफ सुनकर पूरी टीम शॉक थी। सिल्वर उन्हें थैंक्स कहता है और कैपिटल गिल्ड में आने पर मदद का प्रॉमिस करता है। एबल की टीम पूछती है कि सिल्वर अब क्या करेगा। उन्हें लग रहा था कि सिल्वर को भी बहुत मुश्किल लड़ाई लड़नी पड़ेगी, पर सिल्वर शांति से खड़ा होता है और मंत्र पढ़ता है। वो खुद को डिवाइन विल का सेवक यानी ईश्वर की इच्छा का सेवक बताता है, जिसके पास बुराई का इंसाफ करने और उसे भस्म करने वाली पवित्र आग है। एबल खौफ में समझ जाता है कि ये दुनिया का सबसे ताकतवर और रेयर एंशिएंट मैजिक है। फिर सिल्वर अपना मैजिक कास्ट करता है, एग्जीक्यूशन फ्लेम। एक ही पल में पूरी स्लाइम आर्मी और वो विशालकाय मदर स्लाइम पूरी तरह से मिट जाते हैं। एक ऐसी लड़ाई जिसे हाई रैंक एडवेंचरर्स की पूरी टीम भी खत्म नहीं कर पा रही थी, उसे सिल्वर ने अपने एक ही खौफनाक स्पेल से हमेशा के लिए मिटा दिया। सब कुछ शांत होने के बाद सिल्वर एबल की टीम से कहता है कि वो जाकर गिल्ड में क्वेस्ट पूरा होने की रिपोर्ट कर दें। एबल पूरी इज्जत के साथ कहता है कि सिल्वर ही वो असली हीरो है जिसने ड्यूक के इलाके को बचाया है, पर सिल्वर हीरो का ये टैग एकदम रूडली रिजेक्ट कर देता है और पलटकर वहां से निकल जाता है। अब ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ एकदम परफेक्टली खत्म हो गया है। आर्नोल्ड वापस महल में अपने कमरे में पहुंचता है, जिसके दरवाजे पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, प्रिंस का कमरा, अंदर आना सख्त मना है। वहां पहुंचकर वो आखिरकार अपना सिल्वर वाला भारी मुखौटा उतारता है और अपनी असली शक्ल में वापस आ जाता है। दरवाजे की पीठ करके आर्नोल्ड राहत की गहरी सांस लेता है और खुद से कहता है कि चलो भाई, आखिरकार ये सारा काम खत्म हुआ। पर यह शांति और सुकून एक पल का भी नहीं था। ठीक उसी वक्त लेडी फीने गलती से उस कमरे में घुस जाती है। आर्नोल्ड की तो जैसे सांस ही रुक जाती है। वो अपनी जगह पर ही जम जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज अभी अभी खुद लेडी फीने ने अपनी आंखों से देख लिया था। राजकुमार का ये खतरनाक राज गलती से जानने के बाद फीने डिसाइड करती है कि यहाँ से तुरंत पतली गली से निकल लेना ही सबसे सेफ ऑप्शन है, पर आर्नोल्ड रॉकेट की स्पीड से जाकर दरवाजा ब्लॉक कर देता है। अगर दुनिया को भनक भी लग गई कि निकम्मा 7वां राजकुमार आर्नोल्ड और लेजेंडरी एडवेंचरर सिल्वर एक ही इंसान है, तो लियोनार्ड को राजा बनाने का उसका पूरा मास्टर प्लान रातों रात मिट्टी में मिल जाएगा। फीने घबराकर तुरंत प्रॉमिस करती है कि वो सिल्वर की आइडेंटिटी कभी किसी को नहीं बताएगी, पर वो ये बात इतनी जोर से चिल्लाती है कि जैसे आधा महल सुन ले। किस्मत से आर्नोल्ड ने चारों तरफ एक साउंड प्रूफ बैरियर लगा रखा था, पर क्या किस्मत है इस लौंडे की, उसे दूसरों की बातें सुनने से रोकने के लिए मैजिक बैरियर लगाना तो याद रहा, पर दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गया, जिससे कोई भी गेस्ट मुंह उठाकर अंदर आ गया। आर्नोल्ड उसे डराने की कोशिश करता है और वार्निंग देते हुए कहता है, जो लोग मेरा राज जान जाते हैं उन्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने की इजाजत नहीं होती है। पर फीने अजीब तरीके से एकदम शांत थी। उसे पता था कि आर्नोल्ड ऐसा इंसान नहीं है जो किसी बेगुनाह लड़की को बिना वजह नुकसान पहुंचाए। वो खुद ही दिमाग लगाकर सारी कड़ियां जोड़ लेती है। अगर आर्नोल्ड वापस आ गया है, मतलब उनके इलाके पर हमला करने वाले मॉन्स्टर्स मारे जा चुके हैं। क्लाइनर्ट फैमिली के लिए वो कोई कामचोर और आलसी राजकुमार नहीं, बल्कि उनके घर को बचाने वाला असली हीरो है। आर्नोल्ड जिस भी वजह से ये दोहरी जिंदगी जी रहा है, फीने उस राज को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। आर्नोल्ड उसे आखिरी बार वार्निंग देता है कि अगर ये राज बाहर गया तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। फीने पूरी सीरियसनेस के साथ हाँ में सर हिलाती है, लेकिन जैसे ही आर्नोल्ड मुड़ता है, वो कुर्सी पर धड़ाम से गिर पड़ता है और मन ही मन रोते हुए सोचता है कि जिस राज को मैंने सालों तक दुनिया से इतनी चालाकी से छुपा कर रखा था, वो एक बिना कुंडी लगे दरवाजे जैसी बेवकूफ़ी की वजह से खुल गया। बाद में ड्यूक अल्मर क्लाइनर्ट, एबल और लिन्फिया को बुलाते हैं और उन्हें उनके मिशन के ओरिजिनल रिवॉर्ड से कहीं ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे ऑफर करते हैं, पर एबल साफ मना कर देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि मदर स्लाइम को असल में सिल्वर ने हराया है और एक एडवेंचरर के अंदर इतनी इज्जत और प्राइड होना चाहिए कि वो सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई ही एक्सेप्ट करे। लिन्फिया भी एबल की बात से अग्री करती है और प्रॉमिस करती है कि अगली बार जब वो कोई मिशन लेंगे तो उसे अपनी खुद की ताकत से पूरा करेंगे। छुपकर ये सब सुन रहे आर्नोल्ड को रियलाइज होता है कि एबल की टीम में भले ही अभी एक्सपीरियंस की कमी हो, पर उनकी ईमानदारी उन्हें पूरी तरह भरोसेमंद बनाती है।
एडवेंचरर्स के जाने के बाद ड्यूक अल्मर क्लाइनर्ट पर्सनली आर्नोल्ड को उनका इलाका बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं, पर आर्नोल्ड तुरंत इस पूरी अचीवमेंट का क्रेडिट अपने भाई लियोनार्ड की तरफ मोड़ देता है। वो इस बात पर जोर देता है कि उसका यहाँ आना और सिल्वर का मॉन्स्टर्स को मारना ये सब सिर्फ और सिर्फ 8वें राजकुमार लियोनार्ड की वजह से ही मुमकिन हुआ है। ड्यूक भी समझदार थे, वो आर्नोल्ड की ये पॉलिटिक्स अच्छे से समझ जाते हैं, पर वो ये भी पहचानते हैं कि अब उनका परिवार लियोनार्ड का बहुत बड़ा कर्जदार है। वो ऐलान करते हैं कि क्लाइनर्ट फैमिली सिंहासन की इस लड़ाई में प्रिंस लियोनार्ड का पूरा सपोर्ट करेगी। ड्यूक मजबूती से आर्नोल्ड का हाथ मिलाते हैं और युवा राजकुमार को गद्दी तक पहुंचाने का प्रॉमिस करते हैं। इस अलायंस के साथ लियोनार्ड ने आखिरकार अपना चौथा बड़ा गुट खड़ा कर लिया था, जिससे उसके पास इतनी पावर आ गई थी कि वो सिंहासन के लिए लड़ रहे बाकी 2 राजकुमारों और एक राजकुमारी को सीधी टक्कर दे सके। पर क्लाइनर्ट फैमिली के तगड़े सपोर्ट के बाद भी आर्नोल्ड मानता है कि उनके गुट में अभी भी भरोसेमंद लोगों की बहुत कमी है। राजधानी के बहुत सारे नोबल्स अभी भी न्यूट्रल हैं और बस ये इंतजार कर रहे हैं कि जीतने के सबसे ज्यादा चांस किसके हैं। उन्हें अपनी तरफ खींचने के लिए लियोनार्ड को एक ऐसे नुमाइंदे की जरूरत थी जिसका नाम बहुत इज्जतदार हो, जिस पर लोग भरोसा कर सकें और जो उसकी तरफ से पॉलिटिक्स की अच्छी डील कर सके। ड्यूक क्लाइनर्ट कहते हैं कि उनके पास इस काम के लिए एकदम परफेक्ट कैंडिडेट है और बिना किसी वार्निंग के वो अचानक ऐलान करते हैं कि वो अपनी बेटी फीने को आर्नोल्ड को सौंपना चाहते हैं। ये सुनकर आर्नोल्ड, जो बड़ी से बड़ी सेनाओं और पॉलिटिक्स का हिसाब बिना पलक झपकाए लगा लेता था, अचानक से सुन्न होकर जम जाता है। ड्यूक क्लियर करते हैं कि फीने ने आर्नोल्ड का कर्ज चुकाने की जिद पकड़ ली है और एक पिता होने के नाते उन्होंने अपनी बेटी के फैसले की इज्जत की है। सबसे बड़ी बात, फीने को खुद सम्राट ने एक खास उपाधि दी हुई है और पूरी राजधानी में लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। उसका नाम उन न्यूट्रल नोबल से बात करने का रास्ता खोल देगा जो शायद लियोनार्ड के नए नवेले गुट से बात करने से मना कर दें। इसके बाद फीने आर्नोल्ड के साथ बग्घी में बैठती है और राजधानी के लिए निकलने की तैयारी करती है। जाने से पहले वो अपने पिता और भाई को अलविदा कहती है। उसे पता था कि उसकी काबिलियत अभी लिमिटेड है, पर वो आने वाली इस भयंकर लड़ाई में अपना पूरा योगदान देने के लिए डटी हुई थी। आर्नोल्ड उसे खतरे का क्लियर रियलिटी चेक देता है। वो बताता है कि ये कोई नॉर्मल काम नहीं है, ये सम्राट की गद्दी की खूनी लड़ाई है और जिस पल वो लियोनार्ड के गुट में शामिल होगी वो बाकी सारे दुश्मनों के निशाने पर आ जाएगी। फीने बिना किसी झिझक के इस खतरे को एक्सेप्ट कर लेती है। उल्टा वो अपना खुद का मास्टरमाइंड वाला लॉजिक लगाती है। वो कहती है कि अगर वो आर्नोल्ड के साथ रहेगी तो आर्नोल्ड के लिए उस लड़की पर हर वक्त नजर रखना ज्यादा आसान होगा जो उसका सबसे बड़ा राज जानती है। भाई साहब, इस लॉजिक को काटना सच में नामुमकिन था। उस दिन के बाद से आर्नोल्ड को ना सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए एक बहुत ही तगड़ी और इज्जतदार साथी मिल गई थी, बल्कि अब उसके साथ एक चलती फिरती तिजोरी भी थी जिसके अंदर पूरे साम्राज्य का सबसे खतरनाक राज बंद था। आर्नोल्ड मन ही मन परेशान होता है और उससे कहता है कि अगर तुम आराम से अपने घर क्लाइनर्ट में सेफ रहती तो मुझे ज्यादा तसल्ली होती। पर फीने बस एक प्यारी सी स्माइल देती है, जिससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई थी, अब ये बग्घी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगी और वो है राजधानी। पूरे 5 दिन के थका देने वाले सफर के बाद आर्नोल्ड फीने के साथ राजधानी लौट आता है और सीधा लियोनार्ड से मिलता है। छोटा राजकुमार इस बात से बहुत खुश था कि मिशन सक्सेसफुल रहा, पर उसे हैरानी थी कि आखिर आर्नोल्ड ने उस लेजेंडरी एडवेंचरर सिल्वर को मदद के लिए कैसे मना लिया। अब यहाँ आर्नोल्ड ऑस्कर लेवल की भयंकर एक्टिंग शुरू करता है। वो एकदम सीरियस एक्सप्रेशन बनाकर सिल्वर यानी खुद को एक बहुत ही रहस्यमय इंसान बताता है। वो कहता है कि सिल्वर ने कभी साफ नहीं बताया कि वो हमारी मदद क्यों कर रहा है। जिस तरह से वो खुद ही के बारे में शक पैदा कर रहा था, अगर वो किसी थिएटर कंपनी में होता तो पक्का उसे लीड रोल मिल जाता। लियोनार्ड वार्निंग देता है कि ऐसे अनजान एडवेंचरर पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। खैर, क्लाइनर्ट का इलाका बच गया था, ड्यूक ऑफिशियली उनके साथ आ चुके थे और लियोनार्ड के पास गद्दी की लड़ाई के लिए अपना एक सॉलिड गुट तैयार हो गया था। जब लियोनार्ड सुनता है कि क्लाइनर्ट फैमिली ने मदद के लिए किसी को भेजा है तो वो पूछता है कि वो इंसान कौन है। तभी फीने एंट्री मारती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है। लियोनार्ड बहुत ही तमीज से उसका वेलकम करता है और कहता है कि वो ब्लाउ म्यूआ की उस मशहूर उपाधि के सच में लायक है। ये सुनकर फीने रिलैक्स हो जाती है। उसे समझ आ गया था कि आर्नोल्ड सच कहता था कि उसका भाई बहुत जेंटल और समझदार है। जब लियोनार्ड पूछता है कि फीने उनकी मदद कैसे करेगी तो आर्नोल्ड बताता है कि वो नेगोशिएशन का काम संभालेगी। अपनी रेपुटेशन और कनेक्शंस का इस्तेमाल करके वो उन न्यूट्रल नोबल्स को अप्रोच करेगी जिन्होंने अभी तक कोई साइड नहीं ली है। असली प्रॉब्लम ये थी कि साम्राज्य के ज्यादातर पावरफुल लोग पहले ही टॉप 3 कैंडिडेट्स के बीच बट चुके थे। लियोनार्ड उदास होकर मानता है कि अब नए लोगों को जोड़ना बहुत मुश्किल होगा। तभी फीने एक ऐसा बेसिक सवाल पूछती है कि सबका दिमाग सुन हो जाता है, ये 3 बड़े दुश्मन आखिर हैं कौन? ले भाई, फीने को अब रियलाइज होता है कि आर्नोल्ड ने उसे बिना कोई जानकारी दिए सीधा इस खूनी वॉर में उतार दिया है। आर्नोल्ड एक बुक निकालकर कंपटीशन समझाता है। पहला कैंडिडेट है दूसरा राजकुमार एरिक लेक्स एडलर, 28 साल का।
ये बंदा अपने तेज दिमाग के लिए फेमस है और इसे एडमिनिस्ट्रेशन वालों का फुल सपोर्ट हासिल है। दूसरा कैंडिडेट है तीसरा राजकुमार गॉर्डन लेक्स एडलर, 26 साल का। ये एक प्योर लड़ाकू राजकुमार है जिसके पीछे शाही सेना का हाथ है। और तीसरी है दूसरी राजकुमारी जेंड्रा लेक्स एडलर, 22 साल की। ये मैजिक की एक खतरनाक जीनियस है और पूरे साम्राज्य के जादूगरों का सपोर्ट इसके पास है। इन तीनों ने पावर के अलग अलग पिलर्स, दिमाग, सेना और मैजिक पर कब्जा जमा रखा है। और लियोनार्ड के पास क्या है? बस जीतने की जिद और एक्सपीरियंस्ड वाले लोगों की भयंकर कमी। ये सारा क्लेश असल में 3 साल पहले शुरू हुआ था, जब सबसे बड़े क्राउन प्रिंस विल्हेम की मौत हो गई थी। अगर वो जिंदा होता तो गद्दी की लड़ाई कभी शुरू नहीं होती। पर अब लियोनार्ड को खुद को और अपनों को बचाने के लिए सम्राट बनना ही होगा। लियोनार्ड हिचकिचाते हुए पूछता है कि क्या वो सच में ये कर पाएगा। आर्नोल्ड बिना किसी ड्रामे के सीधा जवाब देता है, मैं गारंटी देता हूं, तुम्हें सम्राट मैं बनाऊंगा। ये छोटी सी लाइन लियोनार्ड के अंदर वापस आग भर देती है। ठीक उसी समय मेड मैरी खबर लाती है कि कुछ न्यूट्रल नोबल्स ने जेंड्रा और गॉर्डन की साइड चुन ली है। लियोनार्ड के लिए रास्ता तंग हो रहा था, पर लियोनार्ड पॉजिटिव रहता है कि फीने उनके साथ है और फीने भी मदद का पूरा प्रॉमिस करती है। मीटिंग खत्म होते ही आर्नोल्ड वहां से खिसक लेता है। 5 दिन तक लगातार उस खटारा बग्घी में बैठने की वजह से उसकी कमर पूरी तरह टूट चुकी थी। ये शैडो मास्टरमाइंड पॉलिटिक्स तो संभाल सकता है, पर इस मिडिल एज ट्रांसपोर्ट सिस्टम के आगे बेबस था। 2 दिन बाद फीने आर्नोल्ड से राजधानी घुमाने को कहती है ताकि वो शहर को जान सके। पहचान छुपाने के लिए फीने चश्मा पहनने का आइडिया लगाती है, पर आर्नोल्ड उसे रिजेक्ट कर देता है। उसका फेमस चेहरा और ड्रेस साफ दिख रहे थे। वो चश्मा छुपाने के बजाय सबको चिल्लाकर बता रहा था कि वो छुपने की कोशिश कर रही है। आखिरकार वो एक ब्लू चोंगा पहन लेती है। बाहर निकलते ही फीने किसी एक्साइटेड बच्चे की तरह हर चीज पर सवाल पूछती है। आर्नोल्ड उसे वेपन्स और मैजिक टूल्स की दुकानें दिखाता है। एक दुकान से बहुत तेज बदबू आ रही थी। आर्नोल्ड बताता है कि ये बिल्कुल वैसी ही दवाई है जो सेबेस्टियन उसे बीमार पड़ने पर जबरदस्ती पिलाता है। ये सुनकर फीने का सारा मूड खराब हो जाता है। फीने इंप्रेस थी कि आर्नोल्ड को शहर का चप्पा चप्पा पता है। आर्नोल्ड अजीब फील करते हुए कहता है कि पब्लिक में इज्जत से मत बुलाओ, बस एल कहना। फिर वो खाना लेकर मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड की दीवार के पास एक पार्क में आराम से बैठ जाते हैं। फीने मजे से सैंडविच खा रही थी, पर आर्नोल्ड टेंशन में था कि ड्यूक की बेटी को यह सस्ता खाना पसंद आएगा भी या नहीं। पर फीने खुश होकर पूछती है कि इसमें कौन सा चीज डला है। आर्नोल्ड कैजुअल तरीके से बताता है, लो लेवल मिनटोर के दूध का। ये सुनते ही फीने का मुंह खुला रह जाता है और निवाला उसके गले में ही अटक जाता है। पास में खेलते बच्चों को देखकर आर्नोल्ड को अपने बचपन के दिन याद आते हैं जब वो छुपकर शहर में घूमता था। फीने पूछती है, क्या तुम भी इनकी तरह बेफिक्र है? आर्नोल्ड अपना चेहरा छुपाकर कहता है कि उसे कुछ दर्दनाक यादें आ गई हैं। उसके एक्सप्रेशन से साफ था कि जब भी वो भागता था तो सेबेस्टियन उसकी अच्छी खासी कुटाई करता था। फीने इमोशनल होकर बताती है कि उसके कभी ज्यादा दोस्त नहीं रहे। आर्नोल्ड उसे समझाता है, दोस्ती कितनी पुरानी है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि भरोसा करने के लिए इंसान सही है या नहीं। आर्नोल्ड के लिए ये एक नॉर्मल एडवाइस थी, पर फीने को लगा जैसे कोई परम ज्ञान मिल गया हो जिसे पत्थरों पर लिखवा देना चाहिए। तभी कुछ बच्चे गलती से उनसे टकराकर भाग जाते हैं। फीने रियलाइज करती है कि अपने लंबे चोंगे में वो किसी क्रिमिनल जैसी लग रही है। आर्नोल्ड उसे कपड़े की दुकान पर ले जाता है। फीने सीधे पूछती है कि उसे पर्सनली कैसा स्टाइल पसंद है। अब ये सवाल आर्नोल्ड जैसे मास्टरमाइंड के लिए शाही पॉलिटिक्स से भी ज्यादा खतरनाक था। काफी ड्रेसेस ट्राई करने के बाद फीने एक खूबसूरत व्हाइट ड्रेस पहनती है जिस पर गुलाब बने हुए थे। आर्नोल्ड कहता है कि ये उस पर एकदम परफेक्ट लग रही है। दुकानदार अपना दिमाग लगाता है और सोचता है कि ये कोई नया कपल है। आर्नोल्ड मना करता है, पर दुकानदार और एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि ऐसे ड्रामे से उसकी सेल बढ़ेगी। शॉपिंग के बाद आर्नोल्ड मस्त अंदाज में कहता है, इसका सारा बिल सीधा सेबेस्टियन को भेज देना। दिन काफी अच्छा कट रहा था, तभी दुकान के बाहर गीड वॉन होल्सवर्थ अपने चमचों के साथ उनका रास्ता रोक लेता है। ये ड्यूक होल्सवर्थ का घमंडी बेटा था। आर्नोल्ड को पहचानते ही वो उसे नल्ला राजकुमार कहकर बेइज्जत करने लगता है। वो अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखकर सरेआम धमकी देता है कि अगर उसने बीच सड़क पर आर्नोल्ड को मार भी दिया तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर्नोल्ड शांति से कहता है कि लियोनार्ड अब फेमस हो गया है और क्योंकि हम जुड़वा हैं शायद लोग मुझे भी पहचानने लगे हैं। गीड मजाक उड़ाते हुए कहता है कि किसी को आर्नोल्ड की परवाह नहीं है क्योंकि उसमें शाही खानदान वाली कोई इज्जत ही नहीं बची है। ये सुनकर फीने का खून खौल उठता है। गीड को लगता है वो कोई नौकरानी है, पर फीने पूरे भौकाल में खुद को इंट्रोड्यूस करती है, मैं फीने वॉन क्लाइनट हूं, जिसे राजधानी में ब्लाउ म्यूआ कहा जाता है। वो गीड की क्लास लगाते हुए कहती है कि ड्यूक के बेटे की ऐसी घटिया हरकत बहुत शर्मनाक है। वो पूछती है, क्या नल्ला राजकुमार होने का मतलब है कि तुम कुछ भी करोगे? जो नोबल शाही परिवार की इज्जत नहीं कर सकता उसे अपने स्टेटस पर घमंड करने का कोई हक नहीं है। गीड के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ जाता है। इससे पहले की बात बिगड़े, आर्नोल्ड तुरंत लियोनार्ड की सीरियस पर्सनालिटी की एक्टिंग शुरू कर देता है। वो गीड से झूठ बोलता है कि फीने अफवाहों से बचना चाहती थी, इसलिए मैंने यानी लियोनार्ड ने फीने के साथ बाहर आने के लिए अपने नल्ले भाई आर्नोल्ड का भेष बदला है। ये झूठ इतनी सफाई से बोला गया कि गीड बना शक किए गिड़गिड़ाकर माफी मांगता है और अपने चमचों के साथ दुम दबाकर भाग जाता है।
बाद में फीने पूछती है कि क्या उसने बीच में बोलकर कोई गड़बड़ कर दी। आर्नल्ड बताता है कि गीड अब उनसे नफरत करेगा, और सबसे बड़ी बात, सरेआम बचाव करने से अब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि क्लाइनर्ट फैमिली लियोनार्ड के गुट में आ गई है। अब उनके फ्यूचर प्लान्स छुपाना मुश्किल होगा। आर्नल्ड उसे कड़क वार्निंग देता है कि अगली बार वो अकेले ऐसा कोई कदम ना उठाए, क्योंकि उसकी जल्दबाजी उसे सीधे मौत के मुंह में डाल सकती है। फीने माफी मांगती है और पूछती है क्या वो उसे फिर से शहर घुमाने ले जाएगा। आर्नल्ड मान जाता है, पर कहता है कि अगली बार वो खुद भी कोई ढंग का भेस बदल कर आएगा। कुछ दिनों बाद आर्नल्ड और लियोनार्ड को सम्राट का बुलावा आता है और वो ग्रेट ऑडियंस चेंबर की तरफ जा रहे होते हैं। ये कोई नॉर्मल बुलावा नहीं था। राजधानी में मौजूद हर राजकुमार और राजकुमारी को बड़े मंत्रियों की इस मीटिंग में आने का ऑर्डर था। ऐसा रेयर मौका सालों में बस एक बार आता था। लियोनार्ड उम्मीद कर रहा था कि उनके पिता कोई अच्छी खबर सुनाने वाले हैं, पर आर्नल्ड अपनी कैलकुलेशन से कहता है कि 90% चांस है कि हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। लियोनार्ड तुरंत उसे टोकता है कि अपनी पनौती जबान बंद रखे, इससे पहले कि सम्राट सुन ले और दोनों की क्लास लग जाए। तभी चेंबर के विशाल दरवाजे खुलते हैं। एक एक करके गद्दी के सारे दावेदार सामने आते हैं। सिंहासन पर सम्राट जोहानिस बैठे थे, जो ऐसा फैसला सुनाने वाले थे जिससे पूरे साम्राज्य का बैलेंस हिलने वाला था। उन्होंने अपने बच्चों को एक बिल्कुल नए कंपटीशन में उतारने का फैसला किया था। फर्स्ट प्रिंसेस लीज़लॉट, जो बॉर्डर की सुरक्षा पर तैनात थीं, बाकी सभी शाही बच्चे वहां मौजूद थे। आर्नल्ड नोटिस करता है कि इन भाई बहनों की शक्लें ना तो एक दूसरे से और ना ही उनके पिता से ज्यादा मिलती हैं। फिर भी वो जानता था कि ये अनाउंसमेंट उनकी जिंदगी बदल देगी। जैसे ही सब अपनी जगह पर खड़े होते हैं, तीसरे राजकुमार गॉर्डन को जंग की महक आ जाती है। वो पूरे जोश में डिमांड करता है कि उसे बॉर्डर पर भेज दिया जाए ताकि वो अपनी ताकत दिखा सके। ये सुनकर उसकी छोटी बहन जैंड्रा मजाक उड़ाती है कि हर प्रॉब्लम सिर्फ बाहुबल से सॉल्व नहीं होती। गॉर्डन पलटकर कहता है कि एक कमजोर जादूगर कभी असली योद्धा की ग्लोरी नहीं समझ सकती। जैंड्रा इतनी चिढ़ जाती है कि लग रहा था वो अभी दरबार में ही अपने भाई की चटनी बना देगी। इन भाई बहनों का प्यार हमेशा ऐसे ही उबलते पानी के टेम्परेचर पर रहता था। दूसरा राजकुमार एरिक बीच बचाव करता है, पर सम्राट जोहानिस को यह दुश्मनी पसंद थी। उन्होंने खुद भी अपने भाइयों को कुचलकर गद्दी हासिल की थी। इस बार वो चाहते थे कि हर बच्चा एक ओपन कंपटीशन में हिस्सा ले, ताकि साबित हो सके कि असली हकदार कौन है। गॉर्डन को लगा कि उन्हें आपस में लड़ना होगा, पर सम्राट 10 साल के सबसे छोटे राजकुमार रूपर्ट की तरफ इशारा करके पूछते हैं कि एक बच्चे को पीटने में आखिर कैसा फेयर कंपटीशन है। इसके बाद सम्राट एक बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं, नाइट ऑर्डर हंटिंग फेस्टिवल की वापसी। ये इवेंट दशकों पहले बंद हो गया था। चांसलर फ्रांस बताते हैं कि पहले नाइट ऑर्डर्स रेयर मॉन्स्टर्स का शिकार करते थे, बाद में ये काम एडवेंचरर्स गिल्ड को दे दिया गया। पर हाल ही में मॉन्स्टर्स का आतंक इतना बढ़ गया कि गिल्ड उसे संभाल नहीं पा रहा था। इसीलिए उन्होंने शाही परिवार से इस इवेंट को दोबारा शुरू करने की रिक्वेस्ट की। गॉर्डन तुरंत कहता है कि जीतने वाले को क्राउन प्रिंस बना दिया जाए, पर एरिक ऑब्जेक्शन उठाता है कि साम्राज्य का भविष्य सिर्फ एक मॉन्स्टर हंट पर डिसाइड नहीं हो सकता। सम्राट भी अग्री करते हैं। फाइनल रिवॉर्ड गद्दी का वारिस होना नहीं था, बल्कि एम्बेसडर प्लेनिपोटेंशियरी की पावरफुल पोस्ट थी। ये वो नुमाइंदा होता है जो बाहरी देशों से रिश्ते बनाता है। ये पोस्ट गद्दी तो नहीं देती, पर जो गुट इसे जीतेगा उसे पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। सम्राट अनाउंस करते हैं कि वो हर बच्चे को एक नाइट ऑर्डर देंगे। वो चाहे तो खुद शिकार करें या सेफ रहकर कैंप में बैठें। इसी पल से ये फेस्टिवल गद्दी की लड़ाई का एक ऑफिशियल राउंड बन गया। बाहर आने के बाद लियोनार्ड कहता है कि एम्बेसडर पोस्ट के लिए आर्नल्ड सबसे परफेक्ट है, क्योंकि वो फॉरेन अफेयर्स समझता है। पर आर्नल्ड जीतना नहीं चाहता था। अगर वो चैंपियन बन गया तो पर्दे के पीछे छुपकर छोटे भाई का रास्ता साफ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आर्नल्ड पूछता है कि क्या तुम पीछे हटना चाहते हो। एक लंबी शांति के बाद लियोनार्ड मानता है कि भाई बहनों से लड़ना उसे परेशान कर रहा है, पर इस बार वो भागने से मना करता है। उस पर अपनी माँ और उन लॉर्ड्स की जिम्मेदारी थी जिन्होंने उस पर भरोसा करके जान दी। लियोनार्ड खुलेआम एक्सेप्ट करता है कि वो अकेले नहीं जीत सकता और आर्नल्ड और फीने से मदद मांगता है। लियोनार्ड के आगे बढ़ने के बाद आर्नल्ड के लिए पीछे रहना नामुमकिन हो गया। आर्नल्ड मान जाता है, क्योंकि वो जानता था कि ये फेस्टिवल ही तय करेगा कि उनका गुट टॉप 3 को टक्कर दे पाएगा या रेस से बाहर हो जाएगा। उसी शाम आर्नल्ड, सेबेस्टियन और फीने सिचुएशन एनालाइज करते हैं। ये फेस्टिवल एक बड़ा जुआ था। अगर लियोनार्ड जीता तो पावर बढ़ेगी, पर अगर एरिक, जैंड्रा या गॉर्डन में से कोई एम्बेसडर बना तो उनका चौथा गुट गद्दी की रेस से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। जीत सिर्फ ताकत पर नहीं, बल्कि सबसे रेयर मॉन्स्टर ढूंढने पर थी। आर्नल्ड प्रेडिक्ट करता है कि फेस्टिवल ईस्टर्न इलाके में हो सकता है, जहां मॉन्स्टर्स ज्यादा हैं और नाइट्स कम। पर यह सिर्फ अंदाजा था। 3 बड़े गुटों के पास इतने सपोर्टर्स हैं कि वो पहले ही अच्छी लोकेशंस पर कब्जा कर लेंगे। ये सुनकर फीने एक बहुत ही सीधा सा आइडिया देती है। वो सजेस्ट करती है कि सबसे पक्का सोल्यूशन यही है कि आर्नल्ड खुद पर्सनली इस शिकार में फर्स्ट पोजीशन लेकर आए। फीने एक सीधा आइडिया देती है,
सबसे पक्का रास्ता यही है कि आर्नोल्ड खुद पर्सनली इस शिकार में फर्स्ट पोजीशन लेकर आए। पर बदकिस्मती से अगर एक नल्ला राजकुमार अचानक से एलीट नाइट ऑर्डर्स को हराने लगे तो सब पर तुरंत शक आ जाएगा। सेबेस्टियन उन्हें याद दिलाता है कि आर्नोल्ड की निकम्मेपन वाली इमेज ही उसका सबसे बड़ा हथियार है, जो उसे पर्दे के पीछे से काम करने की आजादी देती है। सिर्फ एक कंपटीशन जीतने के लिए सालों की इस इमेज को दांव पर लगाना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। आर्नोल्ड एक और आइडिया देता है कि वो सिल्वर बनकर मॉन्स्टर्स को डराकर उस इलाके की तरफ खदेड़ सकता है जहां उनके लोग मौजूद हों। पर जैसे ही फीने को समझ आता है कि इससे ईस्टर्न इलाके के मासूम नागरिकों की जान खतरे में पड़ सकती है, वो तुरंत इसका विरोध करती है। आर्नोल्ड उसे तसल्ली देता है कि वो ऐसा कोई प्लान इस्तेमाल नहीं करेगा जिससे बेगुनाह लोगों को नुकसान पहुंचे। वो बस सारे पॉसिबल आइडियाज बता रहा था ताकि बेकार आइडियाज को लिस्ट से बाहर कर सके। वो फीने से कहता है कि अगर उसे कोई बात गलत लगे तो वो बिना डरे सच बोले। तभी सेबेस्टियन मजे लेते हुए कहता है, मालिक को ईमानदार लड़कियां बहुत पसंद हैं। ये सुनकर फीने टमाटर की तरह लाल हो जाती है, जबकि आर्नोल्ड चिल्लाता है कि उसने ऐसा कभी नहीं कहा। अभी मीटिंग आधी भी नहीं हुई थी और इन दोनों पर आशिकी लड़ाने का इल्जाम लग चुका था। इससे पहले कि आर्नोल्ड वापस असली मुद्दे पर आता, सेबेस्टियन खबर लाता है कि एडवेंचरर्स गिल्ड अर्जेंटली सिल्वर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। शाही इलाके में एक म्यूटेटेड सर्बेरस घुस आया है जिसने कई हंटिंग पार्टीज को तबाह कर दिया है। नॉर्मल एडवेंचरर्स उसे नहीं हरा सकते, इसीलिए गिल्ड के पास एक एसएस रैंक स्पेशलिस्ट को बुलाने के सिवा कोई चारा नहीं था। सिल्वर तुरंत मिशन एक्सेप्ट करता है और अकेला ही उस घास के मैदान में पहुंच जाता है। वहां वो 3 सिर वाला खूंखार दानव ऐसे दहाड़ रहा था जैसे किसी मशीन का एग्जॉस्ट पाइप फट गया हो। सर्बेरस आग के कई छल्लों के बीच खड़ा था और उसके तीनों विशाल सिरों के चारों तरफ आग लपटे मार रही थी। पर यह लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं चली। सिल्वर हवा में उड़ता है, अपने एक हाथ के सामने एक जादुई घेरा बनाता है और सीधा उस मॉन्स्टर पर एक भयंकर नीली सफेद लेजर बीम दाग देता है। एक भयानक रोशनी पूरे इलाके को निगल लेती है। जब धमाके की धूल हटती है तो वो खूंखार सर्बेरस पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसका नामो निशान मिट गया था। बस उसका एक दांत बचा था जिसे सिल्वर प्रूफ के तौर पर अपने पास रख लेता है। जैसे ही वो वहां से जाने वाला होता है, तभी घोड़ों पर सवार होकर एक नाइट ऑर्डर वहां आ धमकता है। उनकी कमांडर थी एल्ना वॉन एम्सबर्ग, जो 3rd इंपीरियल गार्ड नाइट ऑर्डर की कैप्टन थी। उन्हें सर्बेरस की खबर मिली थी और वो तुरंत अपने सैनिकों को लेकर वहां आई थी, पर उन्हें वहां सिर्फ जली हुई जमीन और अकेला सिल्वर मिला। एल्ना को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो नकाबपोश एडवेंचरर असल में आर्नोल्ड है, उसका वही बचपन का दोस्त जिसे वो हमेशा कमजोर और नल्ला कहकर चढ़ाती थी। वो सिल्वर से इस धमाके का जवाब मांगती हैं। सिल्वर एकदम कोल्ड एटीट्यूड में कहता है कि वो यहाँ गिल्ड के ऑफिशियल ऑर्डर पर आया है और तंज कसते हुए पूछता है, क्या तुम आसपास देखकर खुद नहीं समझ सकती कि यहाँ क्या हुआ है? एल्ना सिल्वर के नए नए रुतबे और उसे मिले प्रोटेक्टर ऑफ द इंपीरियल कैपिटल नाम का जिक्र करती हैं। सिल्वर पलटकर कहता है कि ये नाम पब्लिक ने दिया है और उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका ये घमंडी एटीट्यूड देखकर एल्ना को लगता है कि वो एम्सबर्ग फैमिली की बेइज्जती कर रहा है, एक ऐसी फैमिली जिसका सबसे बड़ा धर्म साम्राज्य की रक्षा करना है। सिल्वर सर्बेरस का दांत ऊपर उठाता है और कंफर्म करता है कि गिल्ड ने ये मिशन ऑफिशियली उसे दिया था। गिल्ड के नियम के हिसाब से अगर मिशन के बीच में कोई नाइट ऑर्डर दखल देता है तो इसे गिल्ड के खिलाफ एक खुली बगावत माना जाएगा। एल्ना का एक सैनिक इस नियम को कंफर्म करता है और उसे वापस राजधानी लौटने की सलाह देता है। एल्ना को मजबूरी में पीछे हटना पड़ता है, पर वो जाते जाते सिल्वर को एक आखिरी ताना मारकर वहां से चली जाती है। जैसे ही आर्नोल्ड वहां अकेला बचता है, उसे बहुत ही भयंकर सुकून मिलता है। वो खुश था कि जिंदगी में पहली बार उसने एल्ना को किसी बहस में हरा दिया था। बचपन से लेकर आज तक हर बहस में एल्ना ही उस पर भारी पड़ी थी, इसलिए ये जीत आर्नोल्ड के लिए ऐतिहासिक थी। आर्नोल्ड अब उन चुनिंदा मर्दों की लिस्ट में आ गया था जिन्होंने अपनी डरावनी बचपन की दोस्त को बातों में हरा दिया हो। कुछ दिनों बाद आर्नोल्ड सेबेस्टियन से पूछता है कि इस शिकार के लिए उसे कौन सा गार्ड यूनिट मिलेगा। उसकी बस एक शर्त थी, कोई भी चलेगा, बस एल्ना नहीं होनी चाहिए। सेबेस्टियन को आर्नोल्ड का ये डर अजीब लगता है। एल्ना मिलिट्री पावर के लिए फेमस फैमिली से है। 11 साल में इंपीरियल गार्ड बनी, 14 साल में कैप्टन और फ्यूचर में पूरे ऑर्डर को कमांड कर सकती है। आर्नोल्ड को उसकी काबिलियत पर नहीं, उसकी डरावनी पर्सनैलिटी पर शक था। जब वो 7 साल के थे तो एल्ना ने आर्नोल्ड को कुछ बुलीज से बचाया था। फिर उसने आर्नोल्ड को कमजोर कहा और ट्रेनिंग के नाम पर उसे खुद ही बार बार पीटा। सिखाने का उसका तरीका बहुत ही दर्दनाक था। उसी दिन के बाद से आर्नोल्ड हमेशा एल्ना से बचकर रहता था। सेबेस्टियन आर्नोल्ड का दुख समझते हुए कहता है, सच में एल्ना किसी खूबसूरत लड़की के भेस में छुपी खौफनाक डायन जैसी है। जैसे ही आर्नोल्ड को तसल्ली मिलती है कि कोई तो उसका दर्द समझता है, दरवाजा खुलता है। खुद एल्ना एंट्री मारती है और ठंडी आवाज में पूछती है, अभी तुम लोग डायन किसे कह रहे थे? आर्नोल्ड मदद के लिए सेबेस्टियन को देखता है, पर बूढ़ों की याददाश्त ही चली जाती है।
एलना फॉर्मली आर्नोल्ड को ग्रीट करती है और ताना मारती है कि इतने सालों बाद भी वो बिल्कुल नहीं बदला है, खासकर उसके बिखरे बाल जो उसे अभी भी गैर जिम्मेदार दिखाते हैं। तभी सेबेस्टियन मनहूस खबर सुनाता है, एलना का 3rd इंपीरियल गार्ड ही वो सेना है जिसे आर्नोल्ड के लिए असाइन किया गया है। एलना ने खुद सम्राट से परमिशन मांगी थी कि वो आर्नोल्ड के साथ जाएगी। उसका मकसद सिर्फ शिकार जीतना नहीं था, वो उन सभी लोगों का मुंह बंद करना चाहती थी जो आर्नोल्ड को नल्ला राजकुमार कहते थे। उसके तरीके भले ही खौफनाक और डरावने हों, पर एलना सच में एक बहुत वफादार दोस्त थी। उसने सम्राट से प्रॉमिस किया था कि वो आर्नोल्ड को पूरी तरह सुधार कर रख देगी, और इसी का नतीजा था कि आर्नोल्ड की स्पेशल ट्रेनिंग तुरंत शुरू हो गई, वो भी घुड़सवारी से। आर्नोल्ड अपना सिर पकड़ लेता है, बीमार होने का नाटक करता है और मदद के लिए गिड़गिड़ाते हुए सेबेस्टियन की तरफ देखता है। पर बुढ़ऊ सेबेस्टियन उसकी बीमारी को सिर्फ दिमागी वहम बताता है और इलाज के तौर पर उसे फिजिकल एक्सरसाइज करने की सलाह दे देता है। इससे पहले कि एलना उसे घसीट कर ट्रेनिंग फील्ड की तरफ ले जाती, आर्नोल्ड सिर्फ एक शब्द चिल्ला पाता है, गद्दार। मैदान पर वो काले रंग का घोड़ा आर्नोल्ड के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हो जाता है, तेज दौड़ता है, उसे जमीन पर पटक देता है और कई रुकावटों के बीच से घसीटता हुआ ले जाता है। और इन सब के बीच एलना लगातार ऑर्डर देती रहती है, उठो और दोबारा ट्राई करो। अगले दिन आर्नोल्ड सोफे पर पेट के बल लेटा हुआ था। उसकी पीठ और कंधों पर अनगिनत खरोंचें थीं और फीने बहुत ही प्यार से उसकी चोटों पर दवा लगा रही थी। फीने ने एलना को बता दिया था कि आर्नोल्ड बहुत थक गया है, इसलिए ट्रेनिंग सेशन दोपहर तक टाल दिया गया है। पर टालने का मतलब ये नहीं था कि ट्रेनिंग कैंसिल हो गई है। आर्नोल्ड को वापस उसी नर्क में जाने से पहले सिर्फ आधे दिन का रेस्ट मिला था। फीने अभी भी इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि उसके सामने लेटा ये कमजोर इंसान वही लेजेंडरी एडवेंचरर सिल्वर कैसे हो सकता है। एक एसएस रैंक एडवेंचरर जो एक स्पेल से सरबेरस जैसे दानव को राख कर सकता है, वो फिजिकल ट्रेनिंग में इतना घटिया कैसे हो सकता है। सेबेस्टियन इस राज से पर्दा उठाता है। वो बताता है कि आर्नोल्ड की असली ताकत एंशिएंट मैजिक से आती है, जबकि उसका अपना फिजिकल शरीर बहुत ही कमजोर है। बचपन से ही आर्नोल्ड ने घुड़सवारी, तलवारबाजी और मॉडर्न मैजिक की ट्रेनिंग से हमेशा खुद को दूर रखा, जिसकी वजह से उसे किसी भी बेसिक लड़ाई का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आर्नोल्ड एक्सेप्ट करता है कि अपनी इसी फिजिकल कमजोरी को छुपाने के लिए वो प्राचीन जादू का इस्तेमाल करता है। अगर उसके पास वो पावर ना हो तो एलना का उसे कमजोर बुलाना बिल्कुल गलत नहीं है। सेबेस्टियन तुरंत इस दर्दनाक ट्रेनिंग के अंदर छुपे एक बहुत बड़े पॉलिटिकल फायदे को पहचान लेता है। एलना को इस पूरी जनरेशन की सबसे ताकतवर नाइट माना जाता है और लोग उसे एक लेजेंडरी हीरो का पुनर्जन्म कहते हैं। सेबेस्टियन समझाता है कि एलना की ट्रेनिंग के बाद आर्नोल्ड की काबिलियत में थोड़ा भी सुधार दिखता है तो दुनिया यही मानेगी कि एलना ने उस नल्ले राजकुमार को सच में सुधार दिया है। किसी को यह शक नहीं होगा कि आर्नोल्ड ने अपनी असली ताकत दुनिया से छुपा रखी थी। इसलिए इस फेस्टिवल में आर्नोल्ड एक इमरजेंसी ऑप्शन की तरह काम आ सकता है। हालांकि उनका मेन प्लान यही था कि लियोनार्ड सीधा सीधा जीत जाए, पर अगर लियोनार्ड फेल होता है तो आर्नोल्ड अपनी असली ताकत का थोड़ा सा हिस्सा दिखाकर अपने भाई की जगह जीत हासिल कर सकता है। और एलना की रेपुटेशन की वजह से आर्नोल्ड के इस अचानक आए सुधार पर कोई सवाल भी नहीं उठाएगा। फीने कहती है कि आर्नोल्ड का एम्बेसडर बनना भी कोई बुरा आइडिया नहीं है, क्योंकि वो जो इंटरनेशनल रिश्ते बनाएगा उससे आगे चलकर लियोनार्ड को ही मदद मिलेगी। पर आर्नोल्ड अभी भी यही जिद कर रहा था कि ये मौका सिर्फ उसके छोटे भाई को मिलना चाहिए। सेबेस्टियन को अच्छे से पता था कि उसका मालिक असल में कामचोर है और बस फालतू के काम से बचना चाहता है। आर्नोल्ड चिढ़कर पूछता है, क्या एलना मेरी माँ बन गई है जो मेरी ट्रेनिंग से लेकर मेरे फ्यूचर तक सब कुछ कंट्रोल कर रही है? फीने को यह बात अच्छी लगती है कि आर्नोल्ड के पास एक ऐसी बचपन की दोस्त है जो आज भी उसकी इतनी फिक्र करती है। आर्नोल्ड उसे बताने ही वाला था कि एलना की फिक्र हमेशा हड्डियों के दर्द के साथ आती है कि तभी एलना खुद उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। वो अपने पुराने दोस्त के लिए दवा लेकर आई थी, पर आर्नोल्ड उसे देखकर खुश नहीं होता, उल्टा चिढ़ाने के लिए कहता है, तुमसे कहीं ज्यादा प्यार से किसी ने मेरी चोटों का इलाज पहले ही कर दिया है। एलना तुरंत फीने को ब्लाउमीवा के रूप में पहचान लेती है और दोनों बहुत ही तमीज से एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। एलना हैरान थी कि फीने लियोनार्ड के बजाय आर्नोल्ड के कमरे में क्या कर रही है। फीने बहुत ही इज्जत से एलना से सपोर्ट मांगती है, पर बात सिर्फ एक फॉर्मल ग्रीट तक ही सीमित रहती है, क्योंकि एलना अभी ऑफिशियली लियोनार्ड के गुट में शामिल नहीं हुई थी। इसके बाद एलना तुरंत आर्नोल्ड का कॉलर पकड़ती है और उसे ट्रेनिंग सेशन के लिए घसीटने लगती है। आर्नोल्ड चिल्लाता है कि लेसन दोपहर तक के लिए टाल दिया गया था, पर एलना उसे के तंज का इस्तेमाल करती है। तुमने ही तो कहा कि किसी ने तुम्हारा इलाज कर दिया है, तो अब हम ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। एलना के हिसाब से फिजिकल एक्टिविटी करने से उसकी चोटें जल्दी भरेंगी। आर्नोल्ड के लिए नर्क का एक और दिन शुरू हो जाता है। उसी रात आर्नोल्ड अपने दर्द करते शरीर को पकड़े हुए सुनसान कॉरिडोर से गुजर रहा था। वो बड़बड़ाता है कि एलना की ट्रेनिंग झेलने से लाख गुना अच्छा था कि वो दोबारा सरबेरस से लड़ लेता, पर वो अपने बेडरूम में जाने के बजाय एक सील किए गए दरवाजे के सामने रुकता है। आर्नोल्ड अपने हाथ के ऊपर एक जादुई घेरा बनाता है, जिससे दरवाजे पर रोशनी की लकीरें फैल जाती हैं और एक खुफिया रास्ता खुल जाता है। अंदर एक ऐसा कमरा था जो प्राचीन किताबों, डॉक्यूमेंट्स और रिसर्च के सामान से भरा हुआ था। आर्नोल्ड अंदर ऐसे जाता है जैसे वो वहां रोज आता हो।
वो एक बहुत बड़ी किताब के पास जाता है जिस पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही वो उसे खोलता है, जादुई रोशनी से एक सफेद बालों वाले बूढ़े इंसान की इमेज बाहर आती है, जिसने एक बड़ा सा चोंगा पहना हुआ था। आर्नोल्ड उस इमेज को देखकर कहता है, तुम आज भी एंशिएंट मैजिक की रिसर्च को लेकर उतने ही पागल हो ना? कोई एक ही चीज पर बिना बोर हुए कैसे काम कर सकता है? ये सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी आर्नोल्ड के परदादा थे। उनका मानना था कि जादू का असली मतलब कोई सिर्फ चाहने भर से नहीं समझ सकता। सालों पहले एक शैतान ने उनके शरीर पर कब्जा कर लिया था और उनकी आत्मा को इस किताब के अंदर कैद कर दिया था, पर फिर भी उन्होंने अपनी अधूरी रिसर्च कभी नहीं छोड़ी। आर्नोल्ड उन्हें याद दिलाता है कि उनकी उसी गलती की वजह से शाही परिवार ने प्राचीन जादू पर पूरी तरह बैन लगा दिया था, और इसी वजह से आर्नोल्ड को अपनी ताकत छुपानी पड़ी और सिल्वर का भेस बदलना पड़ा। पर दिलचस्प बात यह थी कि आर्नोल्ड का राज छुपाने वाला सिल्वर मास्क भी उसी परदादा का दिया एक खजाना था। आर्नोल्ड बताता है कि वो यहाँ इसलिए आया है क्योंकि गद्दी की लड़ाई अब लियोनार्ड को बहुत बड़े खतरे में डाल रही है। बूढ़ा आदमी समझाता है कि आर्नोल्ड का इस लड़ाई में उतरना तो बस वक्त की बात थी। पॉलिटिक्स की इस क्रूर दुनिया में जब कोई किसी का पॉलिटिकल दुश्मन बनता है तो उस पर जानलेवा हमले होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। वो उसे सबसे बड़े भाई पहले राजकुमार विल्हेम का कड़वा सच याद दिलाते हैं। विल्हेम एक ताकतवर राजकुमार था जो कभी शाही सेना को कमांड करता था, पर फिर भी बिना किसी चेतावनी के उसकी अचानक मौत हो गई। आर्नोल्ड दलील रहता है कि विल्हेम की मौत सिर्फ एक हादसा थी क्योंकि महारानी की इन्वेस्टिगेशन में साजिश का कोई सबूत नहीं मिला था। इस पर उसके परदादा सीधे उसकी आंखों में देखकर एक कड़क सवाल पूछते हैं, अगर कल को तुम्हारे छोटे भाई लियोनार्ड को जंग के मैदान में भेज दिया जाए तो क्या तुम उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दोगे? आर्नोल्ड बिना झिझक तुरंत जवाब देता है, हाँ बिल्कुल लगा दूंगा। यहीं एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। विल्हेम के पास भी बहुत सारे ऐसे वफादार लोग थे जो अपने राजकुमार के लिए जान दे सकते थे, पर फिर भी उनमें से कोई उसे बचा क्यों नहीं पाया? अगर साजिश का कोई सबूत नहीं छूटा तो इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो मारने वाले का तरीका बहुत एडवांस था, या फिर इस साजिश में कोई ऐसा पावरफुल इंसान शामिल था जिसने पूरी इन्वेस्टिगेशन को ही दबा दिया। इस बात का सीधा सा मतलब था कि खुद सम्राट जोहान्स भी इस शक के घेरे से बाहर नहीं निकाला जा सकता। ये खौफनाक थ्योरी आर्नोल्ड को समझाने के लिए काफी थी कि गद्दी की ये लड़ाई तो बस दिखावा है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। आर्नोल्ड पूछता है, क्या कोई ऐसा स्पेल है जो इतने बड़े इलाके में फैले मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सके? क्योंकि पूरे साम्राज्य में मॉन्स्टर्स की गिनती बहुत अजीब तरीके से बढ़ रही थी। उसके परदादा समझाते हैं कि बिना किसी प्राचीन जादुई हथियार के इतनी बड़ी तादाद को कंट्रोल करना नामुमकिन है। तभी जादुई किताब एक पन्ने पर खुलती है जिसमें हैमेलिन फ्लूट के बारे में लिखा था। ये खतरनाक खजाना है जो बहुत ज्यादा माना चूसता है, पर इसकी मदद से दूर दूर से मॉन्स्टर्स को खींचा जा सकता है। सबसे खौफनाक बात यह है कि इस बांसुरी की आवाज सिर्फ मॉन्स्टर्स सुन सकते हैं, इंसानों के लिए इसे सुनना लगभग नामुमकिन है। आर्नोल्ड तुरंत सारी कड़ियां जोड़ लेता है। हंटिंग फेस्टिवल की अनाउंसमेंट से काफी पहले ही मॉन्स्टर्स का आतंक बढ़ रहा था, मतलब कोई पहले से उस बांसुरी का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर्स को एक जगह इकट्ठा कर रहा है। सम्राट ने इस मॉन्स्टर हंट को ठीक उसी वक्त दोबारा शुरू किया जब गिल्ड काम के बोझ तले दब चुका था। इससे सारा शाही परिवार उसी एक रणभूमि की तरफ खींचा चला आ रहा है। अगर दुश्मन के पास बांसुरी है तो लियोनार्ड के पास नॉर्मल तरीके से जीतने का कोई चांस नहीं है। बूढ़ा इंसान वॉर्न करता है कि दुश्मन का असली मकसद सिर्फ राजदूत बनना नहीं बल्कि तबाही मचाना या शाही परिवार के किसी मेंबर की जान लेना हो सकता है। आर्नोल्ड पूछता है, इसका तोड़ क्या है? जवाब एक था, उसकी लोकेशन पता करो और उसे तबाह कर दो, क्योंकि जो आवाज इंसान सुन ही नहीं सकता वो उसे रोक भी नहीं सकता। रिसर्च रूम से बाहर निकलने के बाद आर्नोल्ड एक अंधेरे कॉरिडोर से गुजर रहा था। तभी अचानक पीछे से एक चोंगा पहने हत्यारे ने उस पर हमला कर दिया। वो आर्नोल्ड को इतना घायल करना चाहता था कि वो हंटिंग फेस्टिवल में हिस्सा ना ले पाए, पर इससे पहले कि वो वार करता, आर्नोल्ड के चारों तरफ एक नीला जादुई बैरियर बन जाता है। जादुई जंजीरें उस हत्यारे को बुरी तरह जकड़ लेती हैं। आर्नोल्ड कड़क आवाज में पूछता है कि शाही इलाके में घुसने में उसकी मदद किसने की। वो वार्निंग देता है कि सच ना बताने पर वो उसकी आत्मा भस्म कर देगा। खौफ से कांपते हुए हत्यारा तुरंत राजकुमारी जैंड्रा का नाम चिल्लाता है, पर इतनी जल्दी जुर्म कबूल करने से आर्नोल्ड को उस पर और शक होता है। गॉर्डन, एरिक या किसी और ने जानबूझकर यह हमला करवाया होगा ताकि इल्जाम जैंड्रा पर आ जाए। तभी सेबेस्टियन आता है और आर्नोल्ड उसे कैद करने का ऑर्डर देता है ताकि उसे जिंदा रखकर असली मास्टरमाइंड को सामने लाया जा सके। सेबेस्टियन रिपोर्ट देता है कि हंटिंग फेस्टिवल कील यानी ईस्टर्न साम्राज्य का सबसे बड़ा शहर है और जहां मॉन्स्टर्स का सबसे भयंकर आतंक है। आर्नोल्ड सब एनालाइज करता है। मॉन्स्टर्स को एडवांस में इकट्ठा किया गया, बांसुरी का इस्तेमाल हुआ और हत्यारे ने घुसपैठ की। कल सारे नाइट ऑर्डर्स और शाही परिवार उसी रणभूमि में उतरने वाले हैं। ये बिसात पहले ही धोखेबाजों से भर चुकी है। इस बार आर्नोल्ड को सिर्फ नल्ले राजकुमार की इमेज बचाकर लियोनार्ड की मदद ही नहीं करनी है, उसे ये पहचानना होगा कि कौन मॉन्स्टर्स को मोहरों की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हैमेलिन की बांसुरी को तबाह करना होगा इससे पहले कि कील शहर मौत का जाल बने, और उस भयंकर साजिश की इन्वेस्टिगेशन करनी होगी जिसकी जड़ें शाही परिवार की नींव तक फैली है।
उधर कील शहर में सड़कों पर बैनर लगे थे और नाइट्स गश्त लगा रहे थे। सम्राट और शाही परिवार अगले दिन के फेस्टिवल के लिए इकट्ठा हो चुके थे। जश्न के बीच अचानक एक आदमी नोटिस करता है कि उसकी अंगूठी गायब हो गई है। वो जेबें छानता है, जबकि उसके बगल से एक छोटा सा सफेद जीव चुपचाप भीड़ में गायब हो जाता है। शहर की दूसरी सड़क पर आर्नोल्ड फीने को एक जादुई चश्मा देता है। अनजान लोगों को इस चश्मे से फीने सिर्फ एक साधारण लड़की दिखेगी, जिससे ब्लाउ मियुआ बिना ध्यान खींचे फेस्टिवल में घूम सकती थी। पर फीने अभी भी इसी मासूम जिद पर अड़ी थी कि वो तो पहले से ही बिल्कुल साधारण दिखती है। इस बात पर आर्नोल्ड के पास अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेने के सिवा कोई चारा नहीं बचता। कम से कम आज की इस आउटिंग का शाही पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। फीने को चिंता थी कि आर्नोल्ड बहुत ज्यादा काम कर रहा है, इसलिए वो उसे रिलैक्स करवाने के लिए खुद खींचकर बाहर ले आई थी। उसका प्लान शहर के हर एक फूड स्टॉल का खाना चखने का था। उसका जोश तो बहुत ज्यादा था, पर उसका पेट इस मिशन में उसका साथ नहीं दे रहा था। बहुत ज्यादा खा लेने के बाद फीने को हार मानकर बैठना पड़ता है। आर्नोल्ड उसे याद दिलाता है कि अगर वो बहुत सारी डिशेस ट्राई करना चाहती है तो उसे छोटे पोर्शंस ही खरीदने चाहिए। फीने समझाती है कि वो खाना बर्बाद नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करने पर उसे खाना बनाने वाले के प्रति बहुत गिल्टी फील होता है। फिर वो उदास होकर बताती है कि बचपन में उसे कभी ऐसे आज़ादी से बाहर घूमने नहीं दिया गया। वो सिर्फ दूर से ही दूसरे बच्चों को फेस्टिवल के मजे लेते देखती थी। आज वो अपने उसी खोए हुए बचपन को वापस पाना चाहती थी। ये सुनकर आर्नोल्ड उसे चिढ़ाना बंद कर देता है और प्यार से कहता है कि वो बिना कुछ खाए सिर्फ इस फेस्टिवल को देखकर भी इसका पूरा मजा ले सकती है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, उन्हें नाइट मैरी के साथ गश्त लगाते हुए लियोनार्ड दिखाई देता है। आर्नोल्ड बताता है कि उसका छोटा भाई पिछले दिन तक कील के आसपास के गांवों का इंस्पेक्शन कर रहा था। लियोनार्ड सच में उस बड़े भाई से कहीं ज्यादा मेहनती था, जिसका सबसे बड़ा सपना सिर्फ एक शांति भरी जिंदगी जीना है। लियोनार्ड की वहां मौजूदगी तुरंत सबका ध्यान खींच लेती है और नागरिक अपने इस हैंडसम और भरोसेमंद 8वें राजकुमार की तारीफ करने लगते हैं। पर जब लोगों की नजर पास खड़े आर्नोल्ड पर पड़ती है तो वो उसे बहुत ही कैजुअल तरीके से नल्ला बड़ा भाई कहकर बुलाते हैं। आर्नोल्ड की निकम्मेपन वाली पब्लिक इमेज अभी भी एकदम परफेक्ट काम कर रही थी। लियोनार्ड दोनों को ग्रीट करता है और सीधे पूछता है, क्या तुम दोनों डेट पर हो? फीने खुशी से हाँ कहती है, जबकि आर्नोल्ड तुरंत झेप कर पूछता है कि क्या वो सच में इतने ऑब्वियस लग रहे हैं। इसके बाद लियोनार्ड सीरियस बात बताता है कि कील शहर में हाल ही में बहुत सी चोरियां हो रही हैं। अजीब बात यह थी कि फेस्टिवल की वजह से शहर नाइट से भरा है, फिर भी अपराधी ऐसे काम कर रहे हैं जैसे वो खुलेआम सम्राट को चुनौती दे रहे हों। सम्राट जोहान्स ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी, एल्ना भी शहर में काम कर रही है, पर किसी ने अभी तक असली चोर को नहीं पकड़ा है। तभी कुछ छोटे सफेद जीव फीने के पैरों के पास आकर इकट्ठे हो जाते हैं। उनकी क्यूट शक्ल देखकर फीने इन्वेस्टिगेशन भूल जाती है और उन्हें प्यार से सहलाने लगती है। लियोनार्ड बताता है कि इन्हें बुलेट्स कहा जाता है। ये सिर्फ पश्चिमी इलाके में पाए जाते हैं, इसीलिए इनका यहाँ ईस्ट में होना बहुत अजीब है। अचानक वो बुलेट्स फीने और मैरी के कपड़ों पर चढ़कर उन्हें बुरी तरह गुदगुदी करने लगते हैं, जिससे दोनों घबरा जाती हैं। आर्नोल्ड और लियोनार्ड कुछ मदद नहीं कर पाते, क्योंकि इससे सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो जाती। तभी एक जीव फीने के बालों तक पहुंचता है, उसका नीले रंग का चिड़िया वाला हेयरपिन चुराता है और तेजी से भाग जाता है। लियोनार्ड तुरंत चोरियों का तरीका समझ जाता है। कोई इन बुलेट्स का इस्तेमाल करके शिकार के पास पहुंच रहा है और कीमती चीजें चुरा रहा है। वो हेयरपिन खुद सम्राट का गिफ्ट था, जिससे फीने डर जाती है। आर्नोल्ड उसे तसल्ली देता है कि ईमानदारी से माफी मांगना काफी होगा और उनके पिता उसे सजा नहीं देंगे। लियोनार्ड और मैरी बुलेट्स का पीछा करने के लिए अलग हो जाते हैं। फीने को गिल्टी फील होता है कि उसकी वजह से आर्नोल्ड फिर एक मुसीबत में फंस गया। वो घर लौटने को कहती है, पर आर्नोल्ड उसे रोकता है। वो कहता है कि फीने के साथ होने से उसे असल में रिलैक्स फील होता है और प्रॉमिस करता है कि वो हेयरपिन वापस लाएगा। आर्नोल्ड उन भागे हुए जानवरों के पीछे नहीं जाता। वो समझता है कि बुलेट्स अक्लमंद होने के बावजूद अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करते हैं। उन्हें बस ये खोजना था कि वो इंस्टिंक्ट्स उन्हें कहाँ ले जा रही हैं। जल्द ही आर्नोल्ड को एक पारदर्शी नीला पत्थर मिलता है जो आवाज को रिकॉर्ड और रिप्ले कर सकता था। चोरों ने एक फीमेल बुलेट की रोने की आवाज रिकॉर्ड की और पत्थरों को कुछ दूरी पर रख दिया। मेल बुलेट्स नेचुरली उस आवाज का पीछा करते हुए चोरों के ठिकाने तक जा रहे थे, जहां चोर चोरी के सामान का इंतजार कर रहे थे। मासूम जानवरों के इस इस्तेमाल पर फीने का खून खौल उठता है। पत्थरों का पीछा करते हुए वो शहर के वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तभी फीने की नजर ऊपर रखे एक और पत्थर पर पड़ती है। जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है, उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधे आर्नोल्ड के ऊपर गिर जाती है। अचानक इतने करीब आ जाने से दोनों एकदम सुन्न पड़ जाते हैं। उनका चेहरा लाल हो जाता है। वो हड़बड़ाकर माफी मांगते हैं और वापस इन्वेस्टिगेशन पर फोकस करते हैं। उस पत्थर और सामने गेट में जाते एक बुलेट को देखकर कंफर्म हो जाता है कि चोरों का ठिकाना बिल्कुल सामने है। तभी गश्त लगाते हुए 2 नाइट्स आते हैं। आर्नोल्ड तुरंत अपनी आवाज बदलकर लियोनार्ड की एक्टिंग करता है और नाइट्स को बैकअप लाकर बिल्डिंग घेरने का ऑर्डर देता है। आर्नोल्ड के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, पर उसके छोटे भाई की रेपुटेशन की वजह से ऑर्डर तुरंत मान लिया जाता है। फीने बहस करती है कि असली क्रिमिनल्स को आर्नोल्ड ने खोजा है तो क्रेडिट भी उसे मिलना चाहिए, पर आर्नोल्ड को किसी क्रेडिट की कोई परवाह नहीं थी। वो जानता था कि लोगों को जितना लगेगा कि लियोनार्ड ने ये केस सॉल्व किया है, गद्दी की लड़ाई में 8वें राजकुमार की पॉपुलैरिटी उतनी ही बढ़ेगी। और आर्नोल्ड, जो हमेशा पर्दे के पीछे से खेलता है, बस यही एक रिजल्ट चाहता था।
चोरों को बहुत ही आसानी से पकड़ लिया जाता है। उनके ठिकाने पर चोरी किए गए गहनों का बहुत बड़ा ढेर, बुलेट्स को कंट्रोल करने वाले वो जादुई साउंड स्टोन्स और जानवरों से भरे कई पिंजरे मिलते हैं। फी ने तुरंत बरामद किए गए सामान में अपना नीले पक्षी वाला हेयरपिन पहचान लेती है और उसे उठाने जाती है, पर वहां मौजूद नाइट्स उसे रोक देते हैं क्योंकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन टीम वहां नहीं पहुंची थी और किसी को भी सबूतों को छूने की परमिशन नहीं थी। तभी आर्नोल्ड बहुत ही स्मार्ट तरीके से फीने को ब्लाउमियुआ कहकर बुलाता है। ये नाम सुनते ही दोनों नाइट्स तुरंत क्लाइनर्ट परिवार की इस मशहूर और इज्जतदार बड़ी बेटी को पहचान लेते हैं। आर्नोल्ड उन्हें समझाता है कि ये हेयरपिन कुछ ही देर पहले चोरी हुआ था और वो खुद बुलेट्स का पीछा करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात, ये हेयरपिन खुद सम्राट का दिया हुआ गिफ्ट था और इसके चोरी होने की बात अभी सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है। आर्नोल्ड बहुत ही शांत आवाज में उन्हें वार्निंग देता है कि अगर ये बात पब्लिक में फैल गई तो शहर में गश्त लगा रहे नाइट्स को इसकी सबसे कड़ी सजा मिलेगी। आर्नोल्ड ने सिर्फ उन्हें अंजाम बताया था, पर नाइट्स तुरंत समझ जाते हैं कि उन्हें अब क्या करना है। इसके बाद फीने उन नाइट्स से रिक्वेस्ट करती है कि वो बुलेट्स को वापस जंगल में आजाद कर दें। फीने से थैंक्स सुनकर दोनों नाइट्स इस काम को करने के लिए आपस में ही भिड़ जाते हैं। आर्नोल्ड उन्हें पैसों से भरी एक थैली देता है और काम खत्म होने के बाद साथ बैठकर ड्रिंक्स पीने का वादा करता है। वहां से निकलते हुए आर्नोल्ड बड़बड़ाता है कि अब उसे लियोनार्ड को जवाब देना होगा कि उसने उसकी पहचान क्यों चुराई थी। फीने दिल से आर्नोल्ड को थैंक्स कहती है और कसम खाती है कि भले ही पूरा साम्राज्य कभी ये ना जान पाए, पर वो हमेशा याद रखेगी कि अल यानी कि आर्नोल्ड सच में एक बहुत ही टैलेंटेड और शानदार इंसान है। आर्नोल्ड उससे कहता है कि वो अपने इन शब्दों को हमेशा याद रखे। फीने तुरंत मजाक में कहती है कि वो एक दिन आर्नोल्ड के इन सारे सीक्रेट कारनामों को आने वाली जनरेशन के लिए रिकॉर्ड करेगी। तभी सामने से हो रही एक बहस की आवाज उनकी बात काट देती है। एलना दो लड़ते हुए आदमियों के बीच खड़ी थी और उन्हें हाथ मिलाकर सुलह करने का ऑर्डर दे रही थी, पर वो दोनों उसकी बात नहीं सुनते और उल्टा उसकी अथॉरिटी का मजाक उड़ाते हैं। आखिरकार एलना का सब्र टूट जाता है और उसके साथ आए नाइट को उसे पीछे से पकड़कर रोकना पड़ता है। अगले ही पल का सीन बिल्कुल बदल चुका था। वो दोनों जमीन पर बुरी तरह पिटे हुए पड़े थे और एक साथ माफी मांग रहे थे, जबकि एलना अभी भी यही कह रही थी कि उसने तो बस उन्हें प्यार से सलाह दी है। फीने पूछती है कि क्या उन्हें जाकर एलना से मिलना चाहिए। आर्नोल्ड तुरंत मना कर देता है। उसे एलना की वो खौफनाक ट्रेनिंग याद आ जाती है जिसने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि जिंदा बचना भी किसी काम का है या नहीं। कल से आर्नोल्ड को एलना और थर्ड इंपीरियल गार्ड नाइट ऑर्डर के साथ ही काम करना था, इसलिए वो अपनी आजादी के बचे हुए कुछ घंटों का पूरा मजा लेना चाहता था। आर्नोल्ड और फीने वापस फेस्टिवल के स्टॉल्स की तरफ चले जाते हैं। फीने अभी भी हर स्टॉल पर जाना चाहती थी, पर शाम होते होते वो अपना पेट पकड़कर बैठ जाती है और मान लेती है कि अब वो एक निवाला भी नहीं खा सकती। आर्नोल्ड बस उसके पास बैठकर मुस्कुराता है। नीले पक्षी वाला हेयरपिन वापस फीने के बालों में सच चुका था। मुसीबतों से भरा ये दिन आखिरकार एक सुकून भरे पल के साथ खत्म होता है, इससे ठीक पहले कि असली कंपटीशन की खौफनाक शुरुआत हो। पर दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। 3 क्लोक्ड फिगर्स, कहने का मतलब है हुड पहने हुए 3 लोग, एक अनजान शख्स के साथ अग्रीमेंट कर रहे थे। उनका प्लान था हैमलिन फ्लूट का यूज करके उस अनजान शख्स को हंटिंग फेस्टिवल में एक हीरो बनाना और ठीक उसी बीच 7th प्रिंस आर्नोल्ड का असैसिनेशन करना। बिना किसी को पता चले ये फेस्टिवल अब एक भयंकर जाल बन चुका था। अगले दिन सुबह चांसलर फ्रांस कॉम्पिटिशन के रूल्स अनाउंस करता है। हर रॉयल फैमिली मेंबर को एक मैजिकल ब्रेसलेट पहनना होगा जो उनकी पोजीशन ट्रैक करेगा। हर रॉयल और उसके असाइंड नाइट्स को एक सिंगल यूनिट माना जाएगा। इसका मतलब कैप्टन अपने रॉयल को छोड़कर अकेले हंट नहीं कर सकता। अगर उनके बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर से ज्यादा हुआ तो ब्रेसलेट टूट जाएगा और पूरी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। ये रूल सुनकर आर्नोल्ड रोते हुए कंप्लेन करता है क्योंकि अब वो इनमें आराम से सो नहीं सकता और ना ही सारा काम अकेले एलना पर डाल सकता है। कंपटीशन शुरू होने से ठीक पहले आर्नोल्ड क्रिस्टा को अपना व्हाइट डॉल कस के पकड़े हुए देखता है। क्रिस्टा घबराते हुए बताती है कि सिटी के लोग जल्द ही बहुत बड़े खतरे में आने वाले हैं। आर्नोल्ड समझ जाता है और पूछता है कि क्या उसने फिर से फ्यूचर देखा है। क्रिस्टा हाँ में सिर हिलाती है और बताती है कि एक भयंकर गिनती में मॉन्स्टर्स कील सिटी पर अटैक करेंगे। आर्नोल्ड 1 सेकंड के लिए भी उसकी बात पर डाउट नहीं करता। वो उसके लेवल पर झुककर उस वार्निंग के लिए थैंक यू कहता है। वो उसे तसल्ली देता है कि इस इन्फॉर्मेशन की वजह से अब उसे काउंटर मेजर्स तैयार करने का वक्त मिल गया है। आर्नोल्ड फिन को क्रिस्टा के साथ रुकने को कहता है। जब तक उसे ये नहीं पता चलता कि असली दुश्मन कौन है, वो अपनी छोटी बहन की जिम्मेदारी सिर्फ उसी को दे सकता है जिस पर वो 100% ट्रस्ट करता हो। फिन तुरंत मान जाती है और क्रिस्टा को एक रैबिट शेप्ड कुकी देती है, जिससे उस बच्ची के चेहरे की घबराहट थोड़ी कम हो जाती है। कील के सेंट्रल स्क्वायर में एम्परर जोहानस वहां की जनता के सामने खड़े होकर पूरी जिम्मेदारी अपने सर लेते हैं। वो मानते हैं कि कोर्ट की लापरवाही की वजह से लोगों को इतने लंबे समय तक मॉन्स्टर्स का ये कहर सहना पड़ा।
एक राजा के रूप में शर्म से अपना सर झुकाकर वो ऑफिशियली हंटिंग फेस्टिवल के शुरू होने का ऐलान करते हैं। सभी टीम्स कीन से निकल पड़ती हैं। कमांड सेंटर में एम्परर और चांसलर मैजिक स्फीयर्स के जरिए सब पर नजर रखे हुए थे। गॉर्डन ने सैंड स्कॉर्पियंस को ढेर कर दिया था, जैंड्रा नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ रही थी और क्रिस्टा की टीम स्लाइम्स का पीछा कर रही थी। लेकिन इन सब में जो सबसे आगे लीड कर रही थी वो थी आर्नोल्ड की टीम, और इसकी अकेली वजह थी एल्ना। जब उनका सामना 30 से भी ज्यादा ब्लड हाउंड्स के एक झुंड से होता है जिनका कंबाइंड थ्रेट लेवल AAA रैंक का था, तो एल्ना अपने बाकी नाइट्स को पीछे रुकने का ऑर्डर देती है और अकेले ही घोड़े पर बैठे बैठे उन मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ती है। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि मॉन्स्टर्स उसे घेर ही नहीं पाते। बिना अपनी सैडल से उतरे वो लगातार डायरेक्शन चेंज करती है और एक एक करके सबको काट डालती है। कुछ ही देर में, इससे पहले कि उसके नाइट्स आगे आकर कोई मदद कर पाते, उसने अकेले ही पूरे 32 ब्लड हाउंड्स को ढेर कर दिया था। एल्ना इस अचीवमेंट को आर्नोल्ड की टीम के खाते में रजिस्टर करती है और तुरंत आगे हंट कंटिन्यू करना चाहती है, पर तभी आर्नोल्ड सबको वहीं रुकने और आराम करने का ऑर्डर देता है। दिन भर घोड़े पर बैठने की वजह से उसकी कमर और पैर पहले ही दर्द से टूट रहे थे। वो एल्ना को याद दिलाता है कि हंटिंग फेस्टिवल पूरे 3 दिन चलेगा। अगर पहले ही दिन सब अपनी सारी ताकत खत्म कर देंगे तो बाकी के 2 दिन उनके लिए मुश्किल हो जाएंगे। ऊपर से उनकी टीम पहले ही सबसे आगे चल रही थी, इसलिए बेकार का रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं थी। एल्ना थोड़ी नाराज होती है, पर ऑर्डर मानते हुए सब एक करीबी शहर में रुक जाते हैं। रात होने पर एल्ना बैल्कनी में अकेले बैठे आर्नल्ड के पास आती है और अपना सबसे बड़ा राज खोलती है कि उसने 3rd इंपीरियल गार्ड नाइट ऑर्डर की लीडरशिप आखिर क्यों ली थी। वो बताती है कि अब वो लोगों के मुंह से आर्नल्ड को यूजलेस प्रिंस सुन सुनकर थक चुकी है। लोग उसे एक ऐसा इंसान मानते हैं जिसके पास ना कोई टैलेंट है, ना कोई एम्बिशन, और जो अपने ही ट्विन ब्रदर के सामने कुछ नहीं कर सकता। आर्नल्ड हल्की सी मुस्कान के साथ मानता है कि लोगों की ये बातें पूरी तरह गलत भी नहीं है, लेकिन एल्ना को यकीन था कि आर्नल्ड ने कभी अपनी असली ताकत अपने फ्यूचर के लिए लगाई ही नहीं। वो चाहती थी कि आर्नल्ड ये फेस्टिवल जीते, प्लेनीपोटेंशियरी एम्बेसडर बने और पूरा एम्पायर उसकी असली काबिलियत देख सके। लेकिन आर्नल्ड का नजरिया बिल्कुल अलग था। वो कहता है, मेरी रेपुटेशन जितनी खराब होगी, लेनर्ड को लोग उतना ही बेहतर समझेंगे। उसे कभी भी दूसरों की तारीफ या पहचान की जरूरत नहीं पड़ी। एल्ना उदास होकर पूछती है, फिर आप आखिर बनना क्या चाहते हैं? आर्नल्ड बस इतना कहता है कि वो जैसा है वैसे ही रहना उसके लिए काफी है। साथ ही वो एल्ना से रिक्वेस्ट करता है कि फेस्टिवल खत्म होने के बाद वो उससे दूर रहे। वो रिवील करता है कि पिछली रात ही किसी ने उसका असैसिनेशन करने की कोशिश की थी, और जिस पल एल्ना उसकी टीम में शामिल हुई, उसी पल एक यूजलेस प्रिंस अचानक कंपटीशन जीतने का सबसे बड़ा दावेदार बन गया। आर्नल्ड उसे वॉर्न करता है कि उसके करीब रहना एल्ना की जान को भी खतरे में डाल सकता है, लेकिन एल्ना बिना झिझक जवाब देती है कि वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। फेस्टिवल खत्म होने तक वो अपनी हर जिम्मेदारी पूरी करेगी। तीसरे दिन तक आर्नल्ड की टीम 2nd प्लेस पर खिसक चुकी थी। जिस कैंडिडेट ने रैंकिंग के सबसे नीचे से उठकर 1st पोजीशन हासिल की थी, वो था प्रिंस कार्लोस। उसकी टीम में सिर्फ 7 नाइट्स थे, फिर भी किसी तरह उन्होंने 2 AAA रैंक मॉन्स्टर्स को हरा दिया था। एल्ना तुरंत समझ जाती है कि इतनी छोटी टीम अपने दम पर ऐसा रिजल्ट कभी नहीं ला सकती। उसके दिमाग में सबसे पहला नाम आता है हैमिलिन फ्लूट। लेकिन आर्नल्ड को लगता था कि कार्लोस मास्टरमाइंड नहीं है, बल्कि वो किसी और के हाथों का सिर्फ एक प्यादा है। तभी अचानक एक इमरजेंसी रिपोर्ट सबको हिलाकर रख देती है। ईस्ट की तरफ से मॉन्स्टर्स का एक भयंकर झुंड सीधा कील सिटी की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते के हर गांव के तबाह होने का खतरा था, और सबसे बुरी बात यह थी कि हंटिंग फेस्टिवल की वजह से इंपीरियल गार्ड की ज्यादातर फोर्सेज अलग अलग जगहों पर बिखरी हुई थी। आर्नोल्ड तुरंत एल्ना से पूछता है कि क्या वो अपने नाइट्स के साथ वापस जाकर कील को बचा सकती है। एल्ना बिना एक सेकंड सोचे जवाब देती है कि लोगों और एम्परर की रक्षा करना ही एक नाइट का फर्ज है, चाहे उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। लेकिन आर्नल्ड उसकी बात तुरंत काट देता है। वो कहता है, मुझे मरने के लिए तैयार नाइट्स नहीं चाहिए, मुझे हर एक नाइट हर हाल में जिंदा वापस चाहिए। ये सुनकर एल्ना एक घुटने पर बैठ जाती है। अपनी तलवार पर हाउस एम्सबर्ग की शान की कसम खाकर वो वादा करती है कि वो नहीं मरेगी। उसके पीछे खड़े सारे नाइट्स भी अपने हथियार उठाकर वही कसम खा लेते हैं। लेकिन अभी भी एक बड़ी रुकावट बाकी थी, आर्नल्ड के हाथ में बंधा हुआ मैजिकल ब्रेसलेट। कंपटीशन के रूल्स के मुताबिक एल्ना उससे 1 किलोमीटर दूर नहीं जा सकती थी। आर्नल्ड बिना कुछ सोचे अपनी तलवार की हिल्ट उठाता है और एक ही वार में ब्रेसलेट तोड़ देता है। नीली रोशनी के टुकड़े हवा में बिखर जाते हैं। वो बिल्कुल शांत अंदाज में कहता है कि उससे गलती से कंपटीशन का फॉरबिडन आइटम टूट गया है, और बिना किसी अफसोस के वो खुद को कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर कर देता है। एल्ना तुरंत समझ जाती है, आर्नल्ड ने जानबूझकर अपनी जीत कुर्बान कर दी ताकि 3rd इंपीरियल गार्ड बिना किसी रूल के कील वापस लौट सके। और पहली बार आर्नल्ड उस सुस्त और मजाकिया यूजलेस प्रिंस वाली आवाज में नहीं बोल रहा था। वो एक सच्चे शहजादे की तरह अपना ऑफिशियल कमांड देता है। मैं 7th प्रिंस आर्नल्ड लेक्स एडलर
थर्ड इंपीरियल गार्ड नाइट ऑर्डर को आदेश देता हूं, कील की जनता को बचाओ, एम्परर की रक्षा करो, रेस्क्यू ऑपरेशंस को सबसे पहली प्रायोरिटी दो और बिना किसी एक्सेप्शन के सब जिंदा वापस लौटना। एलना हाउस एम्सबर्ग के नाम पर उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करती है और अगले ही पल पूरी नाइट ऑर्डर जंगल की तरफ बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ती है। आर्नल सबके ओझल होने का इंतजार करता है, फिर वो अपना सिल्वर मास्क पहन लेता है। एक बार फिर वो सिल्वर बन चुका था। वो एक टेलीपोर्टेशन गेट खोलता है। पब्लिक कंपटीशन में उसका सफर खत्म हो चुका था, लेकिन अंधेरे में चलने वाली उसकी असली जंग अब शुरू होने वाली थी। उधर दूसरी तरफ कील के बाहर एम्परर यूहानिस खुद डिफेंसिव लाइन पर खड़े अपनी सेना की अगुवाई कर रहे थे। जख्मी सोल्जर्स लगातार शहर के अंदर भेजे जा रहे थे। सबऑर्डिनेट्स बार बार उनसे रिट्रीट करने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन यूहानिस साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि ईस्टर्न रीजन ने पहले ही बहुत दर्द सहा है, अगर आज उनकी जान भी चली जाए तब भी वो कील को हर हाल में बचाएंगे। एक सोल्जर रिपोर्ट देता है कि अभी भी लगभग 3000 मॉन्स्टर्स बाकी हैं। यूहानिस अपनी ग्रेट स्वॉर्ड उठाकर जोर से कहते हैं, अगर हर सोल्जर सिर्फ एक मॉन्स्टर गिरा दे तो ये जंग हम जीत जाएंगे। ये लफ्ज छोटे जरूर थे, पर उन थके हारे सोल्जर्स की टूटती हुई फॉर्मेशन को संभालने के लिए काफी था। जैसे ही उनकी डिफेंसिव लाइन अपनी लिमिट तक पहुंचती है, आसमान में दो अनजान लोग दिखाई देते हैं। यूहानिस उन्हें तुरंत पहचान लेते हैं। ये सैम और डीन थे। ये दो खौफनाक वैम्पायर्स थे जिन्हें एडवेंचरर्स गिल्ड ने एस रैंक्ड वांटेड लिस्ट में रखा हुआ था। इन्हें उनकी ही वैम्पायर रेस ने एग्जाइल यानी देश निकाला कर दिया था और तब से ये दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स में गिने जाते थे। उनका असली दुश्मन तो कब का मर चुका था, पर वैम्पायर्स की लंबी उम्र के साथ उनकी दुश्मनी कभी खत्म नहीं होती। इसलिए अब वो अपना सारा गुस्सा उस दुश्मन की आने वाली जनरेशंस यानी यूहानिस और इस एम्पायर पर निकालने आए थे। यूहानिस को समझ आ जाता है कि इन मॉन्स्टर्स को भड़काने और उनका कंट्रोल तोड़ने के पीछे इन्हीं दोनों वैम्पायर्स का हाथ है। वो सफेद बालों वाली वैम्पायर धमकी देती है कि वो यूहानिस का खून चूसकर उसकी लाश कैपिटल वापस भेज देगी, पर यूहानिस 1 इंच भी पीछे नहीं हटते। वो जानते थे कि अगर वो मर भी गए तो भी एम्पायर नहीं गिरेगा और अद्रेजा की एलीट फोर्सेस इन वैम्पायर्स को ढूंढकर खत्म कर देंगी। अगले ही पल आसमान से एक भयंकर रेड मैजिकल एनर्जी यूहानिस और उसके थके हारे सोल्जर्स पर बरसने लगती है। लेकिन इससे पहले कि मैजिक उन्हें छूता, एलना घोड़े पर तेजी से आगे आती है और अपनी तलवार से उस अटैक को हवा में ही काट डालती है। वो दीवार बनकर ठीक एम्परर के सामने खड़ी हो जाती है। एलना को देखकर यूहानिस को राहत तो मिलती है, पर वो तुरंत पूछते हैं, अगर तुम यहाँ हो तो आर्नल्ड की हिफाजत कौन कर रहा है? एलना सिर झुकाकर बताती है कि 7th प्रिंस ने खुद उस पूरी यूनिट को वापस आकर कील सिटी को बचाने का ऑर्डर दिया है। ये एक लाइन सुनते ही यूहानिस समझ जाते हैं कि जिस बेटे को सब यूजलेस प्रिंस समझते थे, उसने शहर की जनता को बचाने के लिए खुद के जीतने का मौका और अपनी प्रोटेक्शन दोनों की कुर्बानी दे दी है। यूहानिस एलना को हाउस एम्सबर्ग की असली स्वर्ड्समैनशिप दिखाने का ऑर्डर देते हैं। तभी वो वैम्पायर आर्नल्ड को यूजलेस प्रिंस कहकर इंसल्ट करती है। ये सुनते ही एलना का खून खौल उठता है और वो अपनी तलवार निकालकर सीधा हवा में छलांग लगा देती है। दोनों वैम्पायर्स उड़ने की एबिलिटी की वजह से एडवांटेज में थे। फीमेल वैम्पायर लगातार डार्क एनर्जी के अटैक्स बरसा रही थी, जबकि दूसरा वैम्पायर और भी ज्यादा रेड मैजिकल पावर जमा कर रहा था। फिर भी एलना बिना एक कदम पीछे हटे अकेली ही एम्परर की ढाल बनकर उन दोनों से भिड़ रही थी। इस घमासान युद्ध के बीच अचानक एक कैवलरी यूनिट वहां आती है जिसे प्रिंस कार्लोस लीड कर रहा था। वही प्रिंस जो कंपटीशन में सबसे आगे लीड कर रहा था। वो ऐलान करता है कि वो अपने पिता को बचाएगा, कील की रक्षा करेगा और इस कंपटीशन को जीतकर एक हीरो बनेगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस डार्क रूम वाली सीक्रेट मीटिंग में तय हुआ था। कार्लोस को पूरा यकीन था कि ये वैम्पायर्स उसके डील के हिसाब से उसे हीरो बनने देंगे, पर उसकी उम्मीदों पर तब पानी फिर जाता है जब वो फीमेल वैम्पायर उल्टा कार्लोस और उसके घोड़े पर डार्क एनर्जी फायर करके उसे जमीन पर पटक देती है। गुस्से में कार्लोस उन पर धोखा देने का इल्जाम लगाता है, पर वो वैम्पायर उस पर जोर जोर से हंसती है कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है जो इतनी आसानी से मैनिपुलेट हो गया। हीरो बनने का सपना देखने वाला कार्लोस असल में बस एक प्यादा यानी पॉन था, जिसका यूज सिर्फ एम्परर के रेस्क्यू को स्टेज करने के लिए किया गया था ताकि असली प्लान आसानी से एग्जीक्यूट हो सके। उनका असली मकसद इस हंटिंग फेस्टिवल को जीतना नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। जब कील सिटी तबाही की तरफ बढ़ रही थी, तभी आर्नल्ड अपना मास्क पहनकर सिल्वर के भेष में 8th प्रिंस लेनर्ड के सामने आता है, जो अपनी एक छोटी सी नाइट्स की टुकड़ी के साथ कील की तरफ बढ़ रहा था। लेनर्ड रुकने से साफ मना कर देता है। वो कहता है कि कील में मासूम जनता, उसके पिता और उसकी छोटी बहन है। वो यहाँ हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। सिल्वर उसे वहां जाने से नहीं रोकता, पर उसे सच्चाई दिखाता है। लेनर्ड के पास ट्रूप्स बहुत कम है। अगर वो इस छोटी सी फोर्स के साथ मैदान में उतरा तो वो सिर्फ कुछ और लाशें बढ़ा देगा।
सिल्वर उसे याद दिलाता है कि आसपास के लॉर्ड्स के पास अपनी सेना यानी टेरिटोरियल फोर्सेस मौजूद है, लेकिन ऑफिशियल प्रोसीजर से उन्हें कमांड देना पावर का गलत इस्तेमाल माना जाएगा। सिल्वर पूरा फैसला लेनर्ड के ऊपर छोड़ देता है, लेकिन एक सच्चे लीडर की तरह लेनर्ड घोषणा करता है कि अगर लोगों और एम्परर की जान बचती है तो वो रूल तोड़ने का सारा ब्लेम अकेले अपने सिर पर ले लेगा। उसका ये सॉलिड जवाब सुनकर सिल्वर उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। सिल्वर बताता है कि उसके एंशिएंट मैजिक से वो दूसरी सिटीज की दूरी मिटा सकता है, पर वहां के नाइट्स को लेनर्ड पर ट्रस्ट करना होगा और ये काम लेनर्ड को खुद करना पड़ेगा। लेनर्ड कहता है कि वो फेल हो सकता है पर कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि इस वक्त उसका भाई आर्नल्ड कहीं ना कहीं जरूर कुछ कर रहा होगा। उसे नहीं पता था कि आर्नल्ड ठीक उसके सामने ही खड़ा है। सिल्वर अपने मास्क के पीछे शांत रहता है और अपना भयंकर स्पेल एक्टिवेट करता है। सिल्वर के उस भयंकर स्पेल की वजह से कील को घेरने वाली 7 अलग-अलग सिटीज में विशाल टेलीपोर्टेशन गेट्स खुल जाते हैं। सिल्वर अपनी मैजिक से लेनार्ड की आवाज को उन सारे गेट्स के जरिए पूरे एम्पायर में ब्रॉडकास्ट करता है। 8th प्रिंस लेनार्ड पूरे गर्व से अपनी तलवार निकालता है, अपनी पहचान बताता है और ऐलान करता है कि मॉन्स्टर्स आपे से बाहर हो चुके हैं और कील सिटी इस वक्त भयंकर खतरे में है। वो हर उस नाइट को पुकारता है जिसके अंदर हिम्मत, इंसाफ और लोगों को बचाने का जज्बा जिंदा है। वो उनसे कहता है कि उन्हें अपने लॉर्ड्स के ऑर्डर्स का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके हर एक्शन की पूरी जिम्मेदारी अकेले लेनार्ड लेगा। लेनार्ड किसी पर भी आने का दबाव नहीं डालता, वो पूरा फैसला इन नाइट्स पर छोड़ देता है। उसकी ये अपील बहुत छोटी थी, पर इसने साबित कर दिया था कि लेनार्ड उन बुज़दिल लीडर्स में से नहीं है जो खुद सेफ जगह पर बैठकर अपने सोल्जर्स को मौत के मुंह में ढकेल देते हैं। गेट के अंदर कदम रखने वाला सबसे पहला शख्स था हैंस, एक नाइट जो हेसन से बिलोंग करता था। वो आकर लेनार्ड के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और उसके झंडे के नीचे लड़ने की इजाजत मांगता है। जब से हैंस ने सुना था कि 8th प्रिंस ने खुद आकर ईस्टर्न रीजन के छोटे छोटे गाँवों का दौरा किया था, तभी से वो उन्हें सर्व करने का मौका ढूंढ रहा था। और वहां आने वाला हैंस अकेला नहीं था, उसके ठीक पीछे उन पर्पल गेट्स से नाइट्स के पूरे झुंड बाहर आने लगते हैं। बिना किसी लॉर्ड के ऑर्डर के, सिर्फ लेनार्ड की एक पुकार पर 3000 से ज्यादा वॉलंटियर्स वहां इकट्ठे हो चुके थे। क्योंकि ये लोग किसी मजबूरी, ऑब्लिगेशन में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से आए थे, इसलिए इस सेना का मोराल किसी भी आम आर्मी से कहीं ज्यादा बुलंद था। एक वक्त पर लेनार्ड का उन छोटे गांव में जाना लोगों को एक मामूली सा दिखावा लग रहा था, पर आज वही छोटे कदम लोगों के इस अटूट विश्वास की बुनियाद बन चुके थे। एक प्रिंस जिसके पास सफर की शुरुआत में सिर्फ मुट्ठी भर गार्ड्स थे, आज वो एक ऐसी विशाल फौज के सामने खड़ा था जो इस पूरे युद्ध का रुख पलट सकती थी। लेनार्ड सिल्वर को दिल से शुक्रिया अदा करता है। अब उसके सामने 3000 से ज्यादा वॉलंटियर्स की एक जबरदस्त सेना खड़ी थी और कील की किस्मत बदलने की उम्मीद पहली बार सच होती नजर आ रही थी। तो दोस्तों, यहीं पर खत्म होता है इस सीरीज का ये कमाल का एपिसोड। अब जब लेनार्ड अपनी 3000 की वॉलंटियर आर्मी के साथ बैटलफील्ड में उतरेगा और हमारा ओपी आर्नोल्ड यानी सिल्वर पर्दे के पीछे से अपनी असली स्ट्रैटेजी दिखाएगा, तो अगला बैटल और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अगला एपिसोड अभी रिलीज होना बाकी है। जैसे ही नया पार्ट आएगा, उसका फुल रिकैप सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, कॉमेंट्स में बताना कि लेनार्ड की लीडर वाली एंट्री ने तुम्हें कितना इंप्रेस किया, और एनी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि अगला पार्ट मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।